अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद हमारे लाइव इवेंट के अंदर। हम मीका की टीम आज आपके साथ लाइव इवेंट के अंदर हाजिर हैं। आज हमने इस लाइव इवेंट को थोड़ा सा डिफरेंट रखा है अपने पिछले वाले लाइव इवेंट से, और हम बहुत इसको आपके लिए इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा फन लविंग बनाने लगे हैं। और जैसा कि हमारा ऑलरेडी एक स्लोगन चलता आ रहा है कि लेट्स फाइट टुगेदर, लेट्स ब्रेक द मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, और इसको माइंड में रखते हुए हम लोगों ने इस इवेंट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज रखी हैं जिनके जरिए हम आपकी बहुत हद तक पर्सनालिटी ट्रेट्स भी जानने की कोशिश करेंगे, हम आपका डिप्रेशन दूर करने की भी कोशिश करेंगे, और हम आपको बहुत सी अवेयरनेस और बहुत सी सोसाइटी की ऐसी मिथ्स जो हमें लगता है कि सोसाइटी में काफी इतनी ज्यादा पक्की हो चुकी है कि कभी कभी हमें वो सच लगने लगते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आज हमारे इस लाइव इवेंट के अंदर 3 सेगमेंट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम आप लोगों के साथ जो है डिफरेंट मिथ्स के ऊपर बात करेंगे जो सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करती हैं, और हम अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताएंगे कि हम उन मिथ्स को किस तरीके से परसीव करते हैं। फिर हम लाइव स्टोरीज लेंगे लोगों की, जिनके जो हमें जिनको एक कैथारसिस प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो आए और हमारे साथ अपनी स्टोरीज शेयर करें, और हम देखेंगे हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं लेटर ऑन विद एनी ऑफ द मेंटल प्रॉब्लम्स और मेंटल इश्यूज जो कि वो फेस कर रहे हैं। और इसके साथ आज हम आपके लिए एक बहुत मजे की गेम्स लेके आए हैं इस लाइव इवेंट के अंदर, जिसमें हम आपको आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि आप बेसिकली किन किन ट्रेड्स के ऊपर प्ले कर सकते हैं। और जो लोग हमें देख रहे हैं इस लाइव इवेंट में, काइंडली आप लोग अपने जवाब साथ साथ लिखते जाइएगा, क्योंकि एंड के ऊपर हम वो तमाम इंटरप्रिटेशन आपको बताएंगे कि उस इंटरप्रिटेशन का असल में मतलब क्या था। तो आइए मैं आपको सबसे पहले अपनी टीम के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मेरे साथ मेरी मीका की टीम, मेरे साथ आज उन लोगों वो लोग बैठे हुए, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मेरे साथ मिस आयशा है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे मेरे साथ मिस इतर हैं, जो कि बेसिकली मीका के दो बहुत अहम आपके लिए पिलर्स हैं, जिनके बगैर मीका जो है इट कुड नॉट मूव फॉरवर्ड। और हमारे दो डायरेक्टर्स हैं जो कि 2 डायरेक्टरेट्स को हमारे रन कर रहे हैं, हमारे 2 प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, और आज वो भी आपके साथ और मैं भी आपके साथ बहुत मजे की बातें कर लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और इतना आप कैसी हैं? गुड। तो आप लोग एक्साइटेड हैं आज के इवेंट के लिए? हम बहुत एक्साइटेड हैं। गुड। तो चले आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली मिथ के साथ। अच्छा, सोसाइटी के अंदर हम अक्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ सुनते हैं, बड़ी कॉमनली सुनते हैं कि जी अगर जिस शख्स के पास पैसा है वो खुश है। पैसा जो है वो जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप लोग भी ये चीज परसीव करते हैं कि जो मेंटल आपकी सेटिस्फैक्शन है, या जो आपकी खुशी है, हैप्पीनेस है, जो आपका मेंटल पीस है, क्या वो वाकई ही पैसे से लिंक्ड है? मैम इतर आप बताएं। अगर अगर मैं ये देखूं कि जिस तरह जब से हम पैदा होते हैं उसके बाद से हमें जो भी हम एजुकेशन ले रहे होते हैं और उसके बाद हमें जो जॉब करनी होती है, उस सबका जो हमारा इन दी एंड गेन होता है, तो ऑब्वियसली वो एक बेटर पेइंग जॉब की तरफ हम जा रहे होते हैं। तो लगता तो ऐसा ही है कि शायद पैसा मिलने के बाद जो है वो सारे दुनिया के मसले मेरे खत्म हो जाएंगे और उसी की स्ट्रगल करनी है मुझे तो वाकई में मैम मुझे भी ऐसा ही लगेगा। तो अच्छा, इतने आप देखिए बिल्कुल इतने बिल्कुल वो बात है जो शायद पाकिस्तान की 80% जो यूथ है वो यही बात करती है कि जी पैसा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और शायद सारी जिंदगी में चीजें जो है वो पैसे पे डिपेंड कर रही है। और मेरे पास एक अगर BMW है या स्पोर्ट्स कार है तो मैं क्यों खुश नहीं होंगी, या मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा। और अब तो मैं देखती हूँ कि बहुत से हमारे जो स्ट्रगलिंग लोग होते हैं, जो चाहे इरिस्पेक्टिव के वो कौन से एज ग्रुप में, वो भी पैसे को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी वो जो फैमिली या आहिस्ता आहिस्ता हमारी वो जो वैल्यूज हैं, वो जो रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस है, कोई खत्म होती जा रही है। अच्छा, तो मैं आपके साथ इस पे थोड़ा सा एग्री नहीं करूंगी। अच्छा, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल मैं भी एग्री नहीं करूंगी, हर चीज पैसा नहीं होती। हाँ, आजकल हमारी जनरेशन जो वो ज्यादा पैसे को ही ज्यादा फोकस करती है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जो रिसेंट एग्जांपल्स भी हैं, जिसको बहुत ज्यादा मीडिया पे हमने डिस्कस भी किया है कि पैसा तो था लेकिन फिर भी एक बहुत एंड बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ उसके साथ। लेकिन अगेन पैसा था लेकिन फिर भी सुकून नहीं था। तो इसका मतलब है कि पैसा हर चीज
नहीं ले सकता, और हैप्पीनेस स्पेशली पैसा नहीं हम खरीद सकते। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता है जैसे आप अपने घर वालों के साथ बैठे, पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, तो वो कहते हैं जी तुम लोगों के पास टाइम नहीं होता, पहले हम भी पैसा कमाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन हम खुश रहते थे, हम फैमिली को भी टाइम देते थे। तो मैं अक्सर अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से भी ये बात कहती हूँ कि जो चीज आपकी लाइफ में लग्जरी हुआ करती थी, जैसे गाड़ी उस जमाने में लग्जरी होती थी, या रोज ब्रांड्स कोई नहीं पहनता था, उस तरह से कभी ईद पे पहन लिया, लेकिन अब वो शायद जो उस वक्त की लग्जरीज थी वो आज की नेसेसिटीज है। तो जब आप उन नेसेसिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो तो डेफिनेटली समहाउ कहीं ना कहीं आप उस स्ट्रगल के अंदर अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो लेकिन अगेन मेरा इसके अंदर ये है कि इधर आप इमेजिन करें, हमने आपको आप बहुत बिलियनर बन गई और हमने आपको दुनिया की बहुत से पैसा दे दिया और हमने आपके पास सब चीजें दे दी, लेकिन आपने सारी प्रोसेस में अपने तमाम लोगों को लूज कर दिया। क्योंकि देखिए, बात हम जरूरी नहीं है, हम बहुत से लोगों से बात करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक से बात करके हमें अच्छा लगे। अरे क्योंकि बहुत से लोगों से हम सिर्फ मतलब की बात कर रहे होते हैं या प्रोफेशनल बात कर रहे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कंपनी को हम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उधर आपको मिलकर आपने इस प्रोसेस के अंदर अपने सारे वो लोग जो है आपने लूज कर दिए। अब आप उस आइलैंड के ऊपर अकेली बैठी हैं और सबसे आपके पास महंगे ब्रांड्स हैं और आप एंजॉय कर रही हैं उस बीच को, सब कुछ है, और अचानक से आपका दिल किया है कि आप किसी के साथ बात करें, लेकिन आपके पास कोई शख्स नहीं, तब आप क्या करेंगे? फिर मेरे ख्याल से ऑब्वियसली तब मुझे ये एहसास होगा कि देखा जो है वो अल्टीमेट गोल नहीं था ऑब्वियसली। और उस टाइम अगर मैं डिप्रेशन में दोबारा जाऊंगी तो मैं फिर सोचूंगी क्या पैसे से मैं इलाज करा लो। आप मुझे क्यों डिप्रेशन होता है? तो आप उसके बाद फिर पैसे से फिर अपना इलाज दोबारा से कराएंगे। नहीं, पैसे से बातें करो। हाँ, तो इसलिए बेहतर है कि वो जो पैसे से आपने बाद में अपना दिमागी इलाज कराना है, तो बेहतर ये है कि आप पहले ही उतना पैसा कमाएं जितना कि आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपने दूसरे लोगों का मुंह लाल देख के अपना मुंह लाल करना है तो उसका कोई फायदा नहीं है। एंड मुझे लगता है अक्लमंद लोग वो होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ना कि अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हम बिल्कुल पैसे की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं करें, प्लीज पैसा जरूर कमाएं और सही तरीके से कमाएं, लेकिन इसके साथ साथ इसको उस कॉस्ट पे ना कमाएं जिसमें आपका मेंटल पीस जो है आपको पे करनी पड़ी है उसकी कॉस्ट। तो हम अभी अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से हमें किसी ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ है सना जो है उनका ताल्लुक कराची से है और सना की एज है 16 ईयर्स। जी अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर मदिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? सना थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारा मीका के लाइव इवेंट के अंदर आपने हमें ज्वाइन किया है और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं और हम सुनना चाहते हैं कि आज आप हमसे इस मेंटल हेल्थ के जो हमारा एक इम्पोर्टेंट कैंपेन चल रही है, आप हमसे क्या अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? जी मैम, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये इस तरह का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिस पर लोग आके अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में या अपने मेंटल इश्यूज को आते रहे। तो कुछ अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं जो हूँ एक एफएससी स्टूडेंट हूँ प्री मेडिकल की, और आपको जैसे पता जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो करंट पैंडेमिक चल रहा है, उसमें जो है हमारी ऑलरेडी प्रमोशन हमें दे दी गई है अपने, यानी कि हम लोगों को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। तो उसकी वजह से जो है अभी मैं जो हूँ सेकेंड ईयर का कोर्स ही पढ़ रही हूँ, लेकिन सिंस जब से ये काम स्टार्ट हुआ है जो हमारा ये पैंडेमिक का, तो हम लोगों के ऊपर ना पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। अब मेरे केस में या मेरी फैमिली में कुछ इस किस्म का इशू है कि मेरे फैमिली में बहुत सारा जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा या तो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं। मैं खुद भी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हूँ, तो मुझ पर बहुत ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि आपने भी डॉक्टर ही बनना है। इवन मैंने जो है स्कूल डेज में भी ना मुझे हर वक्त कजन के साथ कंपेयर किया जाता था कि देखो उसके इतने मार्क्स आ गए, या उसने इतनी अचीवमेंट ये वाली कर ली, तुम इतनी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, या तुम्हारे पास इस तरह का कोई वो क्यों नहीं है कि तुम भी अच्छा स्कोर कर सको अपने मार्क्स वगैरह या कुछ। तो ये वाला सारा जो है मैं स्कूल डेज से जो है इस वाली की चीज़ जो है वो देख रही हूँ। तो इवन जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा अकेडमीज भी ज्वाइन की जिसकी वजह से मेरे गुड ग्रेड आ सके, और मैंने 9th-10th में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेरे जो है मैट्रिक में 902 मार्क्स भी आए, लेकिन उस पर भी मेरे पेरेंट्स उस पर जो है बहुत ज़्यादा कोई खुश नहीं हुए, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया और उन्होंने कहा देखो तुम्हारे
कजन के तो 1000 मार्क्स आए हैं, तो तुम्हारे तो इतने कोई अच्छे मार्क्स ही नहीं है। तो इस वजह प्रेशर की वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से मुझे बहुत रोना भी आता है। मुझे समझ नहीं आती, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ तो कोई इम्प्रूवमेंट, मतलब उनके एटीट्यूड में कोई अच्छी चीज़ मुझे नहीं होती कि चेंज आई हो, और मुझे वो अप्रिशिएट नहीं करते। तो जिसकी वजह से है मुझे है ना समझ नहीं आता कि कैसे इस चीज़ को। अच्छा सना, हमने आपकी बिल्कुल स्टोरी सुनी और हम खुद भी जो है एकेडमिशियंस हैं, हम टीचर्स हैं, और आपकी ये स्टोरी सुन के मुझे बिल्कुल एहसास हुआ है कि इस तरह हमारे भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेड्स के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनकी फैमिली का बड़ा प्रेशर होता है, और कई दफा ऐसा भी होता है कि सिर्फ टीचर्स ही नहीं, बहुत से मेरे ख्याल से खाली पेरेंट्स ही नहीं, बहुत से टीचर्स भी ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो उनको इस तरह की बात कर देते हैं कि वो बेचारे हर्ट होते हैं, जब उनको लगता है कि शायद वो कुछ कर नहीं सकते। हालांकि आई बिलीव कि आप हर जो स्टूडेंट है वो यूनिक है, उसकी अपनी वो है, और अगर आप थोड़ा सा उसको एक मोटिवेशन दें या थोड़ा सा उसको बैकअप करें तो वो डेफिनेटली वो जो है काम और स्कोर जो भी वो लेना चाहता है वो कर सकता है। और देखिए सना, मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगी बेटा कि थिंग इज कि आप हैं, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी जो भी चीजें हैं वो आपसे, आपने जो जितना आप अच्छा कर सकते थे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। 900 मार्क्स बहुत अच्छा है। वैसे भी आजकल की दुनिया में मार्क्स जो है इतने कोई मैटर नहीं करते, वो सिर्फ एडमिशन के लिए करते हैं। आगे वो लोग जाते हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं, जिनका IQ अच्छा होता है। एंड आई एम 100% श्योर आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करो, अपने IQ, अपनी उन स्किल्स को देखो। आप छोड़ दो कि कौन आपको क्या कह रहे हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स बहुत मैटर करते हैं, आप उन्हें पुश करने की जरूर कोशिश करो, आप करो, लेकिन इतना इस चीज को इतना प्रेशर लेके जरूरत नहीं है आपको करने का कि आगे जब आप लोग जॉब मार्केट में आते हैं तो जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, कोई भी आम बंदा होता है, वो एक ही अपने रिस्क, अपना उसके नसीब का यार होता है। तो इसलिए आपको इस बात में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा चेयर अप करें। और आई होप कि हमारे, अगर आपकी पेरेंट्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम उनको भी ये मैसेज देना चाहेंगे, तमाम पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज अपने बच्चों को स्ट्रेस करना, अपने बच्चों पे फोर्स करना छोड़ दें। जो वो बनना चाहते हैं उनको वो बनने दें, उनको एक्सेल करने दें। जैसे आपको सिर्फ एक दफा जिंदगी मिली है, इस तरह इन लोगों को भी एक ही दफा जिंदगी मिली है, और अच्छे स्कोर्स के लिए जरूर उनको आप फोर्स करें कि वो पढ़ें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो उनका उतना ही आउटपुट है, प्लीज उनको उस चीज पे अप्रिशिएट करें जो उनके पास है, जो वो आपके लिए लेके आए। इस कंपैरिजन को छोड़ दें, अपने आप को भी थोड़ा सा ईज ऑफ करें, और प्लीज अपने बच्चों को भी ईज ऑफ होने दें। और जरूरी नहीं है हमें हर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान के सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो बाकी भी हमारे बहुत से प्रोफेशन है, उसमें कौन आके काम करेगा। तो प्लीज इस चीज से बाहर निकलें। हर प्रोफेशन जो है वो यूनिक है। आपका जो बच्चे का फ्यूचर है या उसका रिस्क है वो उसकी लक पे डिपेंड करता है। मेहनत करनी चाहिए, लेकिन बाकी कुछ अल्लाह पे भी छोड़ देना चाहिए। तो सना, अब हम आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगे, और आई होप कि हमारे इस मैसेज को आपके पेरेंट्स सुन रहे होंगे, और डेफिनेटली शायद कुछ मे भी आप पे थोड़ा सा प्रेशर कम हो आ गया है होप सो। लेकिन हमारी अगली कुछ थोड़ी सी वर्कशॉप्स आ रही हैं स्ट्रेस रिलीज करने की। आई वुड सजेस्ट कि आप उनको जरूर अटेंड करें। और हम आपको हम पेरेंटिंग के ऊपर भी लेके आ रहे हैं कि पेरेंट्स और जो बच्चों के कन्फ्लिक्ट्स हैं इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो आप बेटा वो हमारी वर्कशॉप जरूर लीजिएगा। अब हम आपको एक स्लाइड दिखाने लगे, आप शेयर करेंगी। आपको इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? आपके पास सिर्फ 3 सेकंड्स हैं और आपने हमें जल्दी से बताना है। जी मैम, मुझे इसमें एक क्रोकोडाइल टाइप सॉर्ट ऑफ पिक्चर नजर आ रही है। आपको क्रोकोडाइल नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सना हमें कॉल करने के लिए। और इंशाल्लाह आप हमारी जो है वेबसाइट के ऊपर जाएं, हमारे वहाँ पे डिफरेंट कोचिंग जो है प्रोग्राम्स भी हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको उसमें जरूर हेल्प करेंगे। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑन द पार्ट ऑफ आवर टीम, एंड आई होप कि हम इंशाल्लाह आपसे फिर कभी कनेक्ट होंगे। थैंक यू सना। ओके, तो ये देखा आपने, अब ये थी सना, और उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम जो थी हमसे डिस्कस किया। अच्छा मैम आयशा, आपको क्या नजर आया इस पिक्चर में? आपको बोट नजर आई है, और मैं भी तो आपको क्या नजर आई? बोट में 2 लोग खड़े नजर आ रहे हैं। आपको भी एक बोट में लोग नजर आ रहे हैं। तो जी सना को क्रोकोडाइल नजर आया है, और मैम आयशा और मैम इतर को बोट नजर आई है।
तो एंड के ऊपर हम रिवील करेंगे डिफरेंट आप लोग जो हमें देख रहे हैं, काइंडली आप लोग भी अपने जो आंसर्स हैं वो सेव करके रखें, और एंड में हम इस पे बात करेंगे कि असल में जिनको बोट नजर आ रही थी उनकी पर्सनालिटी क्या है, और जिनको क्रोकोडाइल नजर आ रहा था उनकी पर्सनालिटी क्या। अच्छा, अब हम अपनी अगली मिथ की तरफ बढ़ते हैं सोसाइटी की। मैम आयशा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? मैं खुद क्योंकि वर्किंग लेडी हूँ, तो अक्सर मैं ये देखती हूँ अपने ऑफिस या बाकियों से भी मैं सुनती हूँ जो कि कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, कि जो लोग हायर पोजीशन पे होते हैं, यानी जो बॉस होते हैं या मैनेजर्स या सीईओज होते हैं, शायद वो किसी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। वो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं कि उन्हें सिर्फ शायद ऑर्डर करना है अपने सबऑर्डिनेट्स को, उन्होंने आगे काम करना है। और सिर्फ ये मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ डिफरेंट ऑफिस के लोगों से। लेकिन क्योंकि मैडम खुद एक बहुत हाई पोजीशन पे एक ऑर्गेनाइजेशन में है, इसलिए मैं मैम से इस पर पूछना चाहूंगी कि क्या बाकी ही जो हाई पोजीशन पे लोग हैं उनको किसी किस्म का डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं होती? आयशा, आपने मेरा ख्याल है यहाँ पे मेरी दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है, और बहुत से लोग जो हमें यहाँ देख रहे होंगे और जो पोजीशंस पे काम कर रहे होंगे उनकी दुखती रग पे हाथ रखा है। बेसिकली अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली जब मैं भी ऑब्वियसली जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप प्रमोट हो रहे होते हैं और उस पोजीशन पे जाके पहुंचते हैं, आप किसी मैनेजरियल या बॉस की पोजीशन पे जाते हैं, तो उससे पहले तक मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं हमेशा, जो मेरे बॉस थे, मैं हमेशा बैठ के उनको कहा करती थी कि आपको तो कुछ इतना जो है ऑर्डर करना होता है, आपको तो कोई स्ट्रेस नहीं होती। असल में जो लोग काम नीचे कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रेस होती है, और आप लोगों ने तो यस नो करना है, आपको तो डिसीजंस करनी है, आपको तो वो नहीं करना। तो वो मुझे हमेशा हंसा करते थे, और वो मुझे एक दुआ दिया करते थे, और पता नहीं अब वो दुआ थी या बदुआ थी, लेकिन वो मुझे हमेशा दुआ देते थे कि मैं चाहूंगा कि मैं जिंदगी में तुम्हें कभी इस पोजीशन पे देखूं और फिर मैं तुमसे पूछूं। और फिर ट्रस्ट मी, जब मैं खुद उस पोजीशन पे आई, जब मैं उस बूट्स के अंदर आई, तो आई रियलाइज्ड कि जितना ज्यादा आपकी पोजीशन हायर होती है, उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल जो है वो बढ़ता है। अच्छा, अब क्यों बढ़ता है? वो मैंने चीज जो थी अच्छा, लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग आपकी सिर्फ एक पोजीशन देख रहे होते हैं, आपका सिर्फ एक टैग देख रहे होते हैं, और आपकी सैलरी देख रहे होते हैं, और वो उससे रिलेट कर रहे होते हैं कि जी आपको कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, या इनको क्या स्ट्रेस होगी। लेकिन वो ये चीज भूल रहे होते हैं कि वो जो पोजीशन है उसके साथ आप, उस बंदे ने पूरी प्लानिंग करनी है। अगर कोई प्लानिंग में कोई कमी पेशी हो गई, अगर सक्सेस है तो सबका क्रेडिट है, और अगर फेलियर है तो बॉस का फेलियर है। इसी तरीके से आपके पास मल्टी डाइवर्सिटी होती है, लोग आपके पास डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप के काम कर रहे होते हैं। हर बंदे को उसकी सोच के मुताबिक, उसकी दिमाग के मुताबिक, उसकी स्किल्स के मुताबिक आपने ट्रीट करना होता है कि वो भी जो है अपने आप को यूजफुल कंसिडर करे, और उसकी स्किल्स आपने पॉजिटिविटी को उभारना होता है, और सिस्टम में आपने उन तमाम लोगों को साथ चलाना होता है जो कभी भी एक लेवल के ऊपर नहीं होते, और आपने सबको खुश रखना होता है, आपने सबको ये एक अनबायस्ड किस्म का कल्चर आपने डेवलप करना होता है। ये आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। और फिर इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, जितनी ज्यादा आपकी पोजीशन आप होती रहती है, उतनी ज्यादा आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है कि आई थिंक अगर लोग आपको अप्रिशिएट कम करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म वहाँ पे ज्यादा आता है आपके फेलियर्स को लेके, वो उस एफर्ट को भी कहीं अंडरमाइन कर देंगे जो उस फेलियर के पीछे कहीं होंगे। वो ऑब्वियसली कोई नहीं चाह रहा होता कि वो फेल हो, लेकिन कभी का हालात ऐसे होते हैं, चीजें ऐसी होती हैं। तो मुझे लगता है कि द मोर, जब मैं जितनी कम पोजीशन थी तो मैं शायद ज्यादा खुश थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई दवाई नहीं खाई थी लेकिन मुझे लगता है कि जब आप जितना ऊपर जाते जाते हो, आपके स्ट्रेस भी, और बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बॉस एटलीस्ट किसी को बता भी नहीं रहे होते, क्योंकि वो इतनी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं कि जिनसे वो खुद निपट रहे होते हैं, और वो कभी भी किसी के ऊपर एक्सपोज भी नहीं कर सकते, उनको अपने तक ही रखनी होती है, उसको रिजॉल्व करनी होती है, सारा ब्रंट लेना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये वाली मिथ जो है बिल्कुल गलत है। जितनी ज्यादा हायर अप्स हैं, और जिन लोगों को लगता है कि वो लोग कुछ भी नहीं करे, तो बिल्कुल गलत लगता है। आप एक दिन के लिए जरूर बने ताकि आपको पता चले कि वो लोग क्या कुछ कर रहे होते हैं। और हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल हु आर सिटिंग ओवर देयर इन दोज हायर पोजीशंस लाइक सीईओज और डायरेक्टर्स और डीन्स और डीजीज। और मैं बिल्कुल उन लोगों को ये बात अपने दिल से कह रही हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज जब आप उन बूट्स में आते हैं तो आपको पता चलता है कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक ही लेवल के लोग स्ट्रेस फेस करते हैं,
सिर्फ इंटेंसिटी वेरी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके काम और उसके हिसाब से होती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनको कम स्ट्रेस है या हमें ज्यादा स्ट्रेस है या उसकी वजह से उनका काम आसान है। ये और मुझे तो एक मोची का काम भी उतना ही मुश्किल लगता है जो बैठ के अपना वो करे, शायद हम नहीं वो कर सकते हैं। तो सबको स्ट्रेस मुझे लगता है शायद इक्वल है। तो मेरे ख्याल से हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर ने शायद ज्वाइन कर लिया है हमें। हमारे साथ नेक्स्ट हैं जी हमीद। हमीद का ताल्लुक है कराची से और हमीद जो है वो 36 इयर्स ओल्ड है। और आए चल के बात करते हैं हमीद हमसे क्या बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम हमीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हमीद, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमें हमारे लाइव इवेंट में ज्वाइन किया है और यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कि आए हैं, आगे बढ़े हैं और उन्होंने स्टिग्मा को ब्रेक किया और जो अपनी स्टोरी शेयर करने आए। तो प्लीज हमीद, यू आर ऑल इयर्स कि आप क्या हमें बताना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं अपना अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूं तो मैं एक आईटी फर्म में एज एन एंटरप्रेन्योर एंड सीईओ काम कर रहा हूं। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के साथ लिंक्ड है। सो डेली बेसिस पे मुझे काफ़ी डिफरेंट प्रेशर से डील करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी आता है मेरे ऊपर। तो मेरे ऊपर हर टाइम ना मुझे लगता है कि ऐसा एक प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी एक्सपेक्ट करनी पड़ सकती है। कभी भी कोई भी सिचुएशन आपके ऊपर चेंज हो सकती है। मेरा पूरा दिन इन मसलों के साथ गुजरता है, इनके हम सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं। मेरे साथ मेरी टीम भी काम करती है। एंड अब जब से ये कोविड आया तो हमारे पास कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आना शुरू हुई हैं जिसमें कभी वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी प्रॉब्लम्स। तो वो अभी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हमारे पास फेस हमें करनी पड़ रही है। तो मैं अक्सर जब सुबह उठता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मैं अपने माइंड को कैसे ट्रेन करूँगा, कैसे ऑफिस जाऊँगा और कैसे इस दिन को मैं कामयाब बना सकूँगा। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस रहता है हमेशा। और ये मैं किसी अब तो मैं एक दिन की कहानी नहीं सुना रहा, ये कंटिन्यूस पीरियड पे मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। तो मुझे डिफरेंट चीज़ें जहन में आती रहती हैं हर टाइम। जब मैं ऑफिस में बैठा आता हूँ पोजीशन पे तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पैनिक अटैक, और मुझे लगता है कि अभी मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा और मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँगा। मेरी डेली बेसिस पे एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक की जंग से लड़ता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस वर्क प्रेशर से डील कर सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभार मैं अपने नर्व्स पे काबू नहीं रख पाता और कभी मेरा ब्रेक डाउन हो जाता है। So then I saw your video on YouTube. You were talking about this mental health issues. So I decided to contact you for the counseling session. और मैं आप लोगों को बड़ा थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस इवेंट पे लाइव किया। और जिस तरह के मैं अब फेस करता हूँ प्रॉब्लम्स अपनी और उसके सोल्यूशन निकालता हूँ, मैं भी चाहूँगा इसकी अगर मेरी प्रॉब्लम का आप लोग कोई ऐसा सोल्यूशन दे सकें। सो दैट इज इट फ्रॉम मी। अच्छा हमीद, थैंक यू सो मच। आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें ये सपोर्ट की। आपने कहा बिल्कुल, हम मीका के अंदर हमारा एक हम एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करें। हमारी एक वर्कशॉप अभी मंडे ट्यूसडे को आ रही है जिसके अंदर हम एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ पे करें और आगे हम एक वर्कशॉप लेके आएंगे हाउ टू रिजॉल्व वर्क एंड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स। तो हम कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर जाएंगे और हम डेफिनेटली आपको उसका, हमारे पास आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं, हम डेफिनेटली उसका लिंक आपके साथ शेयर करेंगे और हम थोड़ी सी आपकी पर्सनालिटी की असेसमेंट के बाद आपको कनेक्ट कराएंगे कुछ एक्सपर्ट्स के साथ जो आपको हेल्प आउट कर सकेंगे इसके अंदर। और आप बिल्कुल मैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी पोजीशन को समझ सकती हूँ because मैं खुद ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। और समहाउ इस सारी प्रोसेस के अंदर आप कहीं पे हम लोग अपना वर्क लाइफ बैलेंस को लूज करते हैं और एंड ऑफ द डे सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी सफर हो रही होती है और बाकी आई थिंक मोस्टली सिचुएशन वही रहती है, लोग आपके इर्द गिर्द वही रहते हैं, लेकिन समहाउ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो रही है। तो डेफिनेटली हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे इसमें डिटेल्स ताकि आप हमें उसमें ज्वाइन कर सकें और जितनी हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम आपको जरूर करेंगे। हमीद, हम एक छोटी सी गेम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों की पर्सनैलिटीज को देख रहे हैं। तो हम आपको अभी एक पिक्चर दिखाएंगे, आपने काइंडली हमें ये बताना है कि सबसे पहले आपने क्या देखा है और उसके बाद हम एंड पे इसके रिजल्ट्स जो है वो जो है रिलीज करें। मुझे पिलर्स नजर आ रहे हैं या चेस की, जिस तरह अगर कोई आपने रखी हुई होल्ड करके वो नजर अच्छा, आ रही है। पहले आपने क्या देखा है? पहले आपने पिलर्स देखेंगे। मुझे एग्जैक्टली पिलर्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो। और हाँ अमित, एक और ये हमारे पास एक गेम है, आप ये लाइन देखिए और आप ये नेक्स्ट वाली देखिए ये, और अब आप मुझे ये बताएं कि ये इन तीनों में से वो जो हमने आपको पिछला वाला फिगर ना जाइएगा, हमने जो आपको पिछला वाला फिगर बताया था उसमें से कौन सी लाइन है ये?
I think it's C. It's C. चले, thank you so much Amir. It was really nice talking to you और हम इंशाल्लाह we will get connected. My pleasure. Thank you so much जी, अल्लाह हाफिज। ओके, तो ये थे हमीद और अभी जैसे हम अपनी बात कर रहे थे तो हमीद ने भी हमें बताया कि किस तरीके से हमीद जो है वो प्रेशर जो है वो फेस कर रहे हैं। अच्छा मैम आयशा, आपको पिक्चर में क्या नजर आया? आपको फेसेस नजर आया? मैम इधर आपको चेस्ट पीसेस, यानी कि एक तरह का आपको पिलर्स नजर आया। चलिए ठीक हो गया जी। चले, ये तो हमें एंड में पता चलेगा कि मैम आयशा और मैम इधर कैसी हैं और हम रिजल्ट्स जो है वो शेयर करेंगे। अच्छा अपनी अगली एक कॉमन मिथ की तरफ बढ़ते हैं और एक बहुत हम कॉमन सुनते हैं, इट्स ऑल इन द हेड, कि जब भी हम मेंटल, एक तो आपको पता है हमारी सोसाइटी के अंदर मेंटल हेल्थ जो है एक वैसी सोशल स्टिग्मा है, हम इस पर बात नहीं करते और अगर हम बात कोई करना भी चाहिए तो कहते हैं जी ये सब इसकी दिमाग की खराबी है, इसको कोई बीमारी नहीं। तो इस पे मैम इधर आप कुछ बताएं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि इट्स ऑल इन आवर हेड वाली बात, कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग स्पेशली इन यंगर एज अगर हम यंग एडल्ट्स भी होते हैं या टीनेजर होते हैं और हम अपने एडल्ट्स के पास जाते हैं और हम अपनी कोई डे टू डे लाइफ की स्ट्रेसेस डिस्कस करते हैं या कोई भी टेंशन डिस्कस करते हैं या कुछ बताते हैं कि इस चीज की वजह से मैं सफर कर रहा हूँ, तो वो हमें बताते हैं कि ये तो आपके दिल का फतूर है, ये तो दिमाग का फतूर है आपके, कि अच्छा फिर बहुत फ्री हो गया आप इसलिए इतना सोच रहे हो, यू नो, या फिर देखा टाइम से सोते होते ना तो फिर ऐसा ना होता नींद पूरी होती ना तो फिर ऐसा ना सोचते, और अब यार ये सारा दिन जो आप मूवी देखते हो ना, ये उसका सारा आपका रीजन आते हैं और ये जो फोन आपके हाथ में होता है ना इसकी वजह से सारा हो रहा है। लेकिन जो मैं उनको बताने की कोशिश कर रही होती हूँ कि अगर आई बीन सफरिंग एट अ वर्क प्लेस या मेरी कोई सोशल लाइफ के अंदर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई जिसका मुझे बहुत ज्यादा मेंटली आइदर आई एम एम्बैरेस्ड ऑफ इट या मैं उसकी वजह से अंडरमाइन हो रही हूँ, तो मैं उनसे वो कहते हैं कि ये इट्स ऑल इन योर हेड, कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ना सोचो बस। तो अगर इतना आसान हो कि मैं आज कहूँ कि बस मैं नहीं सोचूंगी और मैं सुबह उठूँ और मैं ना सोचूं, तो फिर तो मेरे ख्याल से मेंटल के प्रॉब्लम्स सारे रिजॉल्व हो जाए। तो आपका इस पे क्या? बिल्कुल, मतलब आप भी देखेंगे बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें बहुत से लोगों की बात या बहुत से लोगों के मसले रिजॉल्व हो सकते हैं कि जस्ट आप उनको सुन लें, आप उनसे वो उनका जितना भी गुबार है वो निकल जाए, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि देखिए हर बंदे की नेचर एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं वो एक्सप्रेसिव होते हैं, वो कह के निकाल देते हैं, कुछ लोग रो के निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, वो हर चीज अपने अंदर रखते हैं और वो जो फिर अंदर होता है वो एक वोल्केनो बनता है और वो जब फटता है, बर्स्ट होता है, तो फिर वहां पे एक प्रॉब्लम आती है। और फिर हम अक्सर यही कह रहे होते हैं कि ये जी अगर कोई शख्स आपको बता रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं ग्लूमी हूँ, मैं वो, तो ये तो ड्रामे कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये क्या बात है, ये क्या अटेंशन सीकर है जी, इसके तो टेंट्रम्स नहीं खत्म होते और हमारे पास टाइम नहीं है इसके टेंट्रम्स, और हम इस तमाम उसमें ये चीज भूल जाते हैं कि भाई हो सकता है वो सही कह रहा हो, आप उसकी बात तो सुन लें, आप देख तो लें। देखिए एक अब ये इसमें भी बहुत से लोग एडवांटेज लेते हैं, जैसे अगर कोई शुरू से ही ऐसा है जो ड्रामेबाज है और जो चीजों करता है वो तो चले मुझे बात समझ आती है, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा जैसे स्टूडेंट है या कोई बहुत अच्छा बंदा है जिसकी पिछली सारी लाइफ बड़ी अच्छी जा रही है और एकदम से वो एक आप कह लें कि एक्सपेक्टेड पैटर्न्स उसकी लाइफ में आना शुरू हो गए, तो डेफिनेटली हमें इस चीज को देखने की जरूरत है कि यार ये पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वो एकदम से अब ड्रामे करना शुरू हो गए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम ये चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, हम ये चीज समझने के लिए तैयार ही नहीं होते और हमें बस लग रहा होता है कि नहीं हमें तो ये इसको खुद ही ठीक हो जाना चाहिए, इसको बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर एक और हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर हम आइडेंटिफाई तो हम करते ही नहीं है, अगर लोग हमें बता रहे हो किसी के बारे में कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, कोई हेल्प सीख कर लें, कोई सपोर्ट देख लें, साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कर लें, क्यों मेरा बेटा पागल है, क्यों, हाँ बहुत ज्यादा क्यों, अच्छा इवन आप अपने किसी फ्रेंड्स को कह दें यार मुझे लगता है अगर वो तुम चलो हमसे शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि लोगों को अक्सर डर होता है कि जी लोग मुझे जज ना, तो वो फ्रेंड्स में भी आप अक्सर या फैमिली में भी अक्सर शेयर नहीं करते। अब साइकोलॉजिस्ट को जो सपोर्ट आपको रेफर की जा रही होती है वो इसीलिए की जा रही होती है कि वो एक अननोन बंदा है, आपको वो जज होने का खतरा नहीं होगा उसमें ना, कि आपको होगा कि मुझे उसको क्या पता है आपका, उसने कौन सा आपसे मिलना है दोबारा, तो वो आपको जज नहीं करेगा।
लेकिन अगेन हमें क्या चीज आ रही होगी, नहीं क्या मतलब है आपका, मैं पागल हूँ, तुम मुझे पागल समझते हो, तुम कैसे तुम बातें कर रही हो। तो भाई आपको अगर कोई परेशानी है, कोई आपको उसमें ट्रीटमेंट चाहिए, तो इसका मतलब थोड़ा है कि आप पागल हैं। इट इज नथिंग टू डू विद पागल या नॉर्मल। जो लोग पागल होते हैं वो पागल खाने में ही होते हैं, ट्रस्ट मी। वो ये आम हर बंदे को किसी ना किसी लाइफ के फेज के अंदर कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जरूर आती है और उसको उससे लड़ना है। और अगर आप खुद से नहीं लड़ पा रहे हो, आप उसमें खुद से नहीं निकल पा रहे, तो दिस मीन्स कि वो एक सीरियस इशू है, जो कि जिसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी में भी कोई चेंजेस आ चुकी हैं, कोई बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपके हार्मोन्स में कोई चेंजेस आ चुकी हैं, जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक होना है और साइकोथेरेपी भी साथ आनी है। तो प्लीज इस चीज को अपने माइंड से निकालें कि मेंटल हेल्थ जो है या जो मेंटल एक आपका स्टिग्मा है, वो सिर्फ आपका दिमाग का फतूर है, ऐसा नहीं है। आप चीजों को, जैसे आप अपनी फिजिकल डिसेबिलिटीज को इग्नोर नहीं करते, छोटी सी चोट आपको दर्द पहुंचा रही होती है, आप ट्रीटमेंट लेते हैं, इसी तरीके से अगर आपको कोई चीज आपकी जिंदगी में 2 हफ्ते से ज्यादा तंग कर रही है, तो प्लीज टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट। आपको सीरियस होने की जरूरत है उसके बारे में, और आपको उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और आपको उसके हल की तरफ जाने की जरूरत है। इसके साथ ही मेरे ख्याल से हमारी अगली कॉल हमें आ चुकी है और हमारे साथ हैं सोबिया। सोबिया का ताल्लुक है लाहौर से और सोबिया है 34 ईयर्स ओल्ड। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, कैसी हैं आप? सोबिया, अस्सलाम वालेकुम सोबिया, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? सोबिया को शायद हमारी आवाज नहीं आ आई रही। थिंक सोबिया के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हम थोड़ी देर में दोबारा सोबिया को लेते हैं ऑनलाइन। तब तक अगर नेक्स्ट कॉलर को देख लेते हैं। अगर वो आ गए हैं तो हम उनको देख लेते हैं, वरना हम अपनी अगली मिथ को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन चीज है कि इस मेंटल हेल्थ इशू में जिनको हम भूल जाते हैं वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे। हमें लगता है छोटे बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता, क्या ख्याल है? बिल्कुल, हमें लगता है कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, या कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं होता। जो हमारी एज ग्रुप है 2 साल से लेके 15 साल वाले बच्चों को, इनके भी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस होता है। शायद वो मेजर हमारी तरह एडल्ट्स की तरह स्ट्रेस नहीं है, लेकिन उनके लिए वो स्ट्रेस है, उनकी एज में है, जिसके वो बहुत ज्यादा शो करते हैं। कभी वो बहुत ज्यादा टैंट्रम शो कर रहे होते हैं, कभी अटेंशन सीक कर रहे होते हैं, कभी उनको और कुछ नहीं आ रहा होता तो रो रहे होते हैं। लेकिन एज अ पेरेंट हमें बहुत जरूरत है कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई जरूर करें कि वो क्यों इस तरह के अचानक सुनने साइन शो करना शुरू करती है। आई थिंक आयशा शायद सोबिया ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है, और पहले आप देखें कि वो फिर आप कनेक्ट हो रही है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, कैसी हैं आप? आई थिंक सोबिया आपका माइक म्यूट है। हेलो सोबिया, सोबिया बाई है शायद दोबारा से, माइक ऐशेड का म्यूट है शायद सोबिया का। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, आवाज नहीं आ रही, शायद उनके इंटरनेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई इस तरह का मसला है। आयशा आप देखेंगी कि क्या हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं? हाँ जी हैं। नहीं मैम, अभी हमारे नेक्स्ट कॉलर नहीं है, तब तक हम अपनी नेक्स्ट मिथ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, एक और हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ी एक मजे की चीज जो है ना वो प्रिवेल करती है, जिसमें मैं देख रही थी कि आप ये देखेंगे वहां पे ये कहा जाता है कि जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी, जैसा बाप होगा वैसा, या जैसा खानदान होगा वैसा ही होगा। तो मुझे ये बताएं कि ये कितने हद तक चीज ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत दफा ऐसा होता है कि लाइफ के अंदर जरूरी नहीं है कि हर शख्स जो है दूसरे शख्स के साथ जो होता है वो से डिफरेंट होता है, लेकिन इस एक मिथ को लेके लोगों की पूरी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोकन फैमिलीज की अगर हम बात करें, तो यूजुअली क्या होता है कि पेरेंट्स की वजह से बहुत लोग बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर वो फिर अपने आप को जो है वो कम बैक करते हैं और वो चीज को कर भी रहे होते हैं, लेकिन
जब उनको बहुत सी चीजों से डिप्राइव कर दिया जाता है, हालांकि उन बच्चों के अंदर बिल्कुल वो वाली चीज भी ना हो, वो प्रॉब्लम्स भी ना हो, लेकिन क्या आ रहा होता है, इसकी माँ ऐसी थी ना, उसको डिवोर्स हुई है तो ये बच्ची भी ऐसी होगी, इसका बाप ऐसा था ना तो अब्यूसिव था, मारता था, तो ये खुद भी ऐसे ही हस्बैंड बनेगा। और इस चीज को लेके वो बच्चे इतना ज्यादा कई दफा डिप्रेशन में जाते हैं, और शायद उनकी पर्सनालिटी की वो फीचर्स नहीं भी होते, लेकिन उनको सफर करना पड़ता है। तो इसमें इधर आप कुछ बताइए। एक एग्जांपल मुझे बिल्कुल याद आती है, एक एग्जांपल देना चाहूंगी। देखिए मेरे जानने वालों में एक पर्सन है, उसके फादर है जो काफी अब्यूसिव है, और उसके फादर इज नॉट मतलब इतना अच्छा कैरेक्टर नहीं है उनका। तो जब उन्होंने जब उस बच्चे, मुझे ये पता चला कि उस बच्चे ने 3 जगहों पे जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसकी रिजेक्शन की वजह क्या थी? उसकी रिजेक्शन की वजह उसके फादर थे, क्योंकि बिकॉज लिविंग इन दिस सोसाइटी, ये बहुत छोटा सा एरिया होता है, सब लोग कोई ना कोई लिंक होता है, किसी को जानते हैं, पता चल जाता है। तो 2 से 3 जगहों पे उसकी जॉब रिजेक्शन सिर्फ इस वजह से हुई कि इसके फादर का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो हम इस बच्चे को नहीं चाहिए कि ये हमारे वर्क एनवायरनमेंट में आते, और ये भी शायद उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। एंड नाउ ही इज जॉबलेस एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम ऑल दैट जस्ट बिकॉज कि उसके फादर का इमेज जो है वो ऐसा था सोसाइटी में। अच्छा, फिर एक और आप कॉमनली देखेंगे अक्सर ये होता है कि अगर किसी के लॉज अच्छे नहीं होते, किसी कास्ट सिस्टम के अंदर, तो माओ को इनसिक्योरिटीज होती हैं, वो बच्चों की जी उसमें शादी नहीं करेंगी, और उनको लगेगा कि नहीं हम तो शादी नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा एक्सपीरियंस ये था। तो आप जो है वो इसका एक्सपीरियंस ऐसा हो जाएगा, और वो जो एक मेंटल, एक तो ये चीजें डिस्कस की नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोई ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म नहीं है। ओपन डिस्कशन करना, आप लोग बहस कर रहे हो, आप लोग गलत चीज को प्रमोट कर रहे हो ऑन अ गुड पेज, आप उसको नहीं बात करते। आइदर वे किसी का मूड खराब हो रहा होता है अगर आप इस चीज को डिस्कस कर रहे हो, और दूसरा अगर आप इसको करते भी हो तो उसका कोई पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं है जिसका हमारी पर्सनैलिटी भी एक पॉजिटिव उसका रिजल्ट आए, और हम एक पॉजिटिव वे में उस चीज को किसी तरह सॉल्व कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। और आप ये देखें कि इवन कई दफा इंटर मैरिजेस, फैमिली मैरिजेस नहीं हो रही होती हैं कि माओ के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते, तो वो लोग आपस में, हालांकि बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, वो नहीं कर रहे होते, और फिर एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर आ रहा होता है, डिप्रेशन, एक एंजाइटी होती है, और फिर वो लीड करती है मिस मैरिजेस को, और वो उसकी शादी कहीं होगी उसकी, और फिर वो कोई भी खुश नहीं होता लाइफ में। और फिर एक टाइम आता है कि एंड पे जी सारे बड़े बूढ़े बैठते हैं, रियलाइज करते हैं ओहो उस वक्त तक से ज्यादती हो गई, और वो, लेकिन वो जो पेन, वो जो सफरिंग, वो जो डिप्रेशन, एंजाइटी, उन 2 लोगों की जिंदगी तबाह होगी, और फिर वो 2 लोग नहीं, वो 4 लोग, और वो जो ब्रोकन फैमिली का फिर एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, उनका इम्पैक्ट और लोगों पे आ रहा है, उनका इम्पैक्ट और लोगों पे। अच्छा, और आप देखिए ये हमने खुद से एक सोसाइटी के प्रेशर्स बनाए हुए हैं, ये सोसाइटी टैबूज है जो हम बात नहीं करते। हम सब अपनी डेली लाइफ में इस सारे स्टिग्मास को फेस कर रहे होते हैं, हम इनसे सफर कर रहे होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम एंजाइटी में रहते हैं, हम डिप्रेशन में रहते हैं, और इनके हमें कोई सोल्यूशन, हमें लगता है कि ये बिल्कुल अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई चीज नहीं है। और मुझे नहीं समझ आती कि हम आखिर इतने स्टबर्न क्यों हो जाते हैं, हम इतने रिजिड क्यों हो जाते हैं, हम क्यों लोगों को एक दफा उनकी लाइफ को गुजारने नहीं देते, हमें क्यों ये लगता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस हमेशा ठीक होंगे, या हम ही हमेशा सही बात करेंगे और वही चीज गलत होगी। इट्स नॉट नेसेसरी। ये जब तक हम अपने माइंड से ये चीज नहीं ना निकालेंगे कि जिसकी माँ जैसी है वो बेटी वैसी है, जिसकी बाप जैसे, ऑल्दो के ऐसी बात है कि ठीक है कुछ हद तक ये चीज ठीक भी होगी, लेकिन आप किसी के कैरेक्टर को, किसी की आदत को आप उस चीज से लिंक नहीं कर सकते। हाँ, तरबियत को आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनकी माएँ बहुत अच्छी थी और आगे से बेटियां बहुत अच्छी थी, और सिमिलरली मैं ऐसी बहुत सी माओ को जानती हूँ, बड़ी सख्त थी और बेटियां बड़ी हम्बल थी। तो आई थिंक दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस थिंग कि जी वो ऐसा है वो ऐसा है। प्लीज ये लेबल्स उतारें सोसाइटी में से, लोगों को ईज ऑफ करें और समझने की कोशिश, बातें समझने की कोशिश, और लोगों जो वो हैं एज इट इज उनको एक्सेप्ट करना सीखें। अच्छा, क्या हमने हमारे साथ सोबिया अब ऑनलाइन है? ओके, हमारे साथ जी कनेक्ट हो गए हैं, देख लेते हैं। आई होप आप उनकी आवाज से। अच्छा, और सोबिया भी देखिए माशाल्लाह
और कितनी उन्होंने भी हमें कॉल नहीं करनी छोड़ी। अस्सलाम वालेकुम सोफिया, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? उनके एंड पे कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक उनके इंटरनेट की कोई इशू आ गया है। अली भी ओ, हमारे साथ अली भी आ गए। अच्छा, अली हमारे साथ अली भी ऑनलाइन है। अली का ताल्लुक लाहौर से है और उनकी एज है 13 इयर्स। आए अली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अली। आए और थैंक यू वेरी मच, आप मीका के अंदर आपने हमें ज्वाइन किया है इस लाइव इवेंट के अंदर और आपने हमसे अपनी स्टोरी शेयर करने आए हैं। तो प्लीज अली बताएं आज आप हमें क्या बताना चाहते हैं। और आप तो छोटे से बच्चे हैं, आपकी स्टोरी तो हम सुनना चाहेंगे। यही है, मैं अपने साथ आपके साथ मेरी स्टोरी कुछ ऐसी, फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। तो मेरी मदर के साथ पहले सलूक नहीं करते, वो काफी, तो 1 साल हो गया है सेपरेशन को, और जिसकी वजह से मेरे स्कूल में ग्रेड्स वगैरह इसी वजह से सो नहीं सकता, मीन्स सोचता रहता हूँ कि मैं बस चाहता हूँ ना कहीं दूर लेके चला जाए, क्योंकि मैं इन हूँ हर तरफ से आगे पीछे, इस वजह से। अली की थोड़ी सी हमें आवाज में डिस्टरप्शन आती, मैं थोड़ी सी आपको अली की स्टोरी शेयर करती हूँ, हमें यहाँ पे थोड़ा क्लियर आ रहा है। अली बेसिकली ब्रोकन फैमिली से है और अली के फादर काफी अब्यूसिव थे उसकी मदर को लेकर, और 1 साल पहले इनकी सेपरेशन हुई है और अली जिसकी वजह से अली अपने ग्रेड्स पे भी फोकस नहीं कर पा रहे और काफी डिप्रेस्ड है और इनका दिल चाहता है कि ये भाग जाए अपनी मदर को लेके कहीं। अली वी कैन वेल अंडरस्टैंड और हम कनेक्ट कर सकते हैं आपसे कि आप किस तरह से फील कर रहे होंगे और किस तरह से आपको सोसाइटी का एक प्रेशर और किस तरीके से आप अपने प्रेशर के, ऑब्वियसली पेरेंट्स एक ऐसी चीज है जो जिनका लॉस चाहे वो अच्छे या बुरे हों, सब लोगों की लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट है। बेटा नेक्स्ट हमारी एक वर्कशॉप आएगी जिसमें हम पेरेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और ये चीज जो है हम एक उस पर पूरी एक अपनी करेंगे और एक्सपर्ट्स के साथ भी कनेक्ट कराएंगे। तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अली कि आप उसको जरूर जो है ज्वाइन करें। आई होप कि आपके लिए वो काफी हेल्पफुल रहेगी और आप बेसिक अपनी मदर को भी उस वर्कशॉप को जरूर करवाएं, पेरेंटिंग और वो कि जैसे सिंगल मदर है या कोई सिंगल पेरेंट है तो वो किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर सकता है विद देयर किड्स एंड किस तरह से सोसाइटी को फेस कर सकता है। तो अली आई होप हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, अल्लाह ताला आपकी परेशानी को कम करे और आई होप कि आपको इस हार्ड टाइम में, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड कि जैसे पेरेंट्स ना ब्रोकन फैमिली किस तरह से सफर करते हैं, तो हम आपके लिए दुआ भी करेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ कनेक्ट करें और जितना हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम करें। अली हमारा एक छोटी सी हमने गेम रखी है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपके साथ भी कोई गेम खेलना चाहेंगे। हम आपको भी एक पिक्चर दिखाएंगे, अली आपने हमें बताना है कि आपको इस पिक्चर में सबसे पहले क्या नजर आ रहा है। मुझे एक बंदा, आपको एक बंदा नजर आ रहा है। अच्छा, और अली अब आप ये पिक्चर देखें, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। काइंडली आप हमें बताएंगे कि इनमें से ये जो 3 लाइंस है इसमें से पिछली लाइन कौन सी वाली थी? लाइन है, अली है, सॉरी अली मैं आपकी आवाज नहीं आई। लाइन बी है, लाइन बी है। ओके, थैंक यू सो मच अली, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस और इंशाल्लाह वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू अली। ओके, तो मैम आयशा आपको पिक्चर में सबसे पहले क्या नजर आया? मुझे एक लेडी नजर आई है जो बैक साइड पे लेफ्ट साइड पे नजर आई है और मुझे भी एक फीमेल की बैक नजर आई है, आगे आईलैश थी और पीछे उसका बाल। गुड, यानी कि आप लोगों को ये वाली जो है नजर आई है। अच्छा, वो जो लाइंस हमने देखी थी वो तो चलिए मैं आपसे एंड पे करूंगी। अच्छा जी, तो हम अब अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं। हमारी एक नेक्स्ट मिथ जो है वो ये है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो यही चीज देख रहे होते हैं कि जी मैं बहुत
स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और इस स्ट्रॉन्गनेस के अंदर जी, इस आप कह लें मिथ के अंदर या इस जोन के अंदर वो अपनी बहुत से लोगों को छोड़ देते हैं, वो उन लोगों के साथ बात नहीं करते और करते करते वो खौल में बंद हो जाते हैं, जहाँ पे उनको ये चीज हो रही होती है कि यार बस मैं ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं ऐसा ही हूँ, दुनिया मुझे एक्सेप्ट करे, बाकी लोगों को क्या जरूरत है मुझे एक्सेप्ट करने की या वो। तो क्या मैम अच्छा आप ही कोई इस तरह की स्ट्रॉन्ग है या आपको लोग चाहिए? नहीं, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। डेफिनेटली मुझे लाइफ में कोई ना कोई लोग चाहिए जिनसे मैं अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूँ, खुशी शेयर कर सकूँ, कोई सैड हो, गम शेयर कर सकूँ। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई भी इंसान हो ना, ऐसी नेचर भी नहीं होनी चाहिए कि वो खुद ही समझे कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। हर किसी को कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड की जरूरत, कोई फैमिली में किसी की जरूरत या कोई पार्टनर की जरूरत होती है कि वो अपनी फीलिंग्स जिसके साथ खुलकर शेयर कर सकें। और अगर हम इसको थोड़ा सा रिलेट करें अपने इस्लाम की थोड़ी सी जो हिस्ट्री है, तो आप ये देखें कि इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि आपको एक हीलर चाहिए, आपको एक गाइड चाहिए। गाइड तो ऑब्वियसली हम सबके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, लेकिन एक आपके साथ जिंदगी में ऐसा शख्स जो कोई भी हो सकता है, जो वहाँ हो, जो जिसका आपको जिसकी जजमेंट का आपको ना टेंशन होकर जज करेगा या इस तरह की कोई चीज। और आप ये देखिए कि जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो उन्होंने भी हजरत हारून को मांगा था कि उनको लगता था कि वो अकेला वो चीज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। इसी तरीके से यानी कि हर के लिए कोई ना कोई वहां पे है, दुनिया में है। अब और आप इवन ये देखें कि अल्लाह ताला को भी हबीब की जरूरत थी, तो उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार के लिए पूरी दुनिया को बना दिया। तो हम जब ये हमारा तो ये एक नेचर है कि आपको लोग चाहिए, ये तो एक आपको रिश्ते चाहिए। तो जो लोग नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो डेफिनेटली वो लोग सफर करेंगे, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट जब भी इंसान जाता है तो हमेशा उसका कोई ना कोई बैड इम्पैक्ट होता है, और वो बैड इम्पैक्ट उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ही होगा। मैम आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, आपने क्वेश्चन किया कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जब हम थोड़ा सा बड़े होना शुरू होते हैं और हमें थोड़ी सी दुनिया का पता चलता है, तो हम सोचते हैं बस अब मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं खुद ही कर लूंगा। और स्पेशली अगर आपके आपके फ्रेंड्स में से कोई एक भी अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस होता है किसी फ्रेंड के साथ, स्पेशली क्लोज वन के साथ, तो आप सोचते हो कि बस पूरी दुनिया तो क्या पूरी दुनिया ऐसी है, मुझे कोई नहीं, मैं अकेला ऐसा करूंगा। लेकिन आप उससे थोड़ा सा आगे, जब आप आगे इयर्स गुजरते हैं, आप रियलाइज करते हो कि इट्स नॉट कि आप अकेले हम होते भी नहीं है। मेरे ख्याल से हमेशा हम फैमिली को उतनी वैल्यू देते नहीं है, लेकिन हमेशा वो हमारे बैकग्राउंड में होती है, हमारे साथ फैमिली पीछे से आ रही होती है। फिर अगर हम किसी भी टाइम पे हम अकेले होते हैं तो फिर हमें रियलाइज होता है कि नाउ वी नीड समवन, नाउ वी डू नीड। जब तक हम फैमिली में रह के कह रहे होते हैं ना कि अब मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, वो बहुत आसान होता है। बट मूव टू अनदर कंट्री, या मेरे ख्याल से महमूदिया आपका भी एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आप शेयर करना चाहेंगी कि आप भी मेरे ख्याल से इस चीज से सफर कर चुकी है कि जब पर्सन अकेला कंट्री में जाता है और फिर आपके पास फैमिली भी नहीं होती और कोई पर्सन नहीं होता, एंड देन यू फील लाइक अब मैं उस तरह नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग। अच्छा, बिल्कुल आपने जो बात की थी, मैं बिल्कुल एक वाकया शेयर करना चाहूंगी कि मुझे अच्छे तरीके से याद है जब मैं साउथ अफ्रीका में थी 2015 में, और आई वाज वेरी हैप्पी देयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बिल्कुल वहाँ पे अकेली थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता था, वहाँ की जो पूरी आप कह लें कि सोसाइटी बड़ी अच्छी थी, मेरे फ्रेंड्स बड़े अच्छे वहाँ पे बन गई थी, और वहाँ पे मेरा वर्क प्लेस बहुत अच्छा था। मतलब मुझे हर तरह की उसमें थी, और सबसे अच्छी बात वहाँ पे ये थी कि वहाँ की फिजा में कोई ऐसी चीज थी कि वो ग्रीन था, लश ग्रीन, और आप इंजॉय करते। और मैंने वहाँ पे ये डिसाइड करा कि फाइनली मैं जो है आई वुड लाइक टू सेटल इन साउथ अफ्रीका। और मुझे ऑब्वियसली वहाँ पे सैलरी की भी बहुत अच्छी एक थी, मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे जितनी है वहाँ से माशाल्लाह ट्रिपल थी। तो मुझे लगा कि मुझे सेटल होना है, मैं अपनी फैमिली को वहीं बुला लूंगी, मुझे मिल भी रहा था और मैंने डिसाइड भी कर लिया था। और बिल्कुल 2 दिन पहले जब मैंने उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना था, तो वहां पे तब, और मुझे लगता था मैं अकेली भी रह लूंगी तब भी आई एम फाइन विद इट। और हालांकि मैं बहुत सोशल बंदी हूँ, लेकिन वो 1 साल में मेरी थिंकिंग चेंज हुई और मैंने सोचा कि नहीं सारा ये है। और 2 दिन पहले क्या हुआ कि मेरे मामू की डेथ हो गई, और वो बहुत सडन डेथ थी कि मैंने उनसे 2 घंटे पहले बात की और फिर 2 घंटे के बाद मुझे कॉल आई कि वो ही डाइड ऑफ अ सडन हार्ट अटैक।
और वो जो एक रात मैंने अपनी फैमिली के बगैर वहां पे गुजारी, वो रात मुझे आज भी उतनी मेरी मेमोरीज के अंदर फ्रेश है जितनी कि वो पहले थी। और फिर वो जो मैंने एयरपोर्ट पे मुझे बहुत मुश्किल से फ्लाइट मिली, मैं उनके जनाजे में नहीं पहुंच सकी और 24 आवर्स ट्रेवल करके जब मैं वहां पे आई, मैंने उनके बच्चों को देखा। मेरी बड़ी ऑब्वियस में बड़ी फैमिली के साथ मेरे अपने मेरे कनेक्शंस हैं, बड़ी स्ट्रांगली हम फैमिली हमारी बहुत आपस में बाउंडेड है, बड़ी हमारी बॉन्डिंग है। तो उस वो जो एयरपोर्ट और वो जो रात थी ना जिसमें मैंने वो टाइम अपना स्पेंड किया, उसने मुझे कहा कि नहीं, आई कैन नॉट, मैं नहीं रह सकती अकेले। मतलब मुझे लोग चाहिए, मैं इतना पैसा इतनी पीस क्या मुझे अकेले का फायदा हुआ, मैं पहुंच तो सकी नहीं उतने जब मेरे लव्ड वंस को मेरी जरूरत थी, मैं आई वाज नॉट देयर। तो उसने मुझे डिसाइड कराया और वो मेरे लिए एक केक थी। जब मैंने सारा कुछ अपना चेंज किया और फिर मैंने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान में ही रहना है और जब भी मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है तो पूरा खानदान को साथ लेके जाना है। और तो ये बड़ी फैंसी सी चीज है लेकिन स्टिल ये एक सोच है। तो मुझे लगता है कि वो किक हर शख्स को कभी ना कभी मिलती है, कुछ सीख जाते हैं, कुछ बहुत देर से रियलाइज करते हैं और फिर तब देर हो चुकी होती है। लेकिन मुझे लगता है उस देर होने से पहले आप वो चीज जो है रियलाइज कर लें। तो अगर हम वो चीज देर होने से पहले रियलाइज कर लें तो आई थिंक हमारे बहुत से मसले जो हैं हल हो जाएंगे। आई थिंक हमें हमारी नेक्स्ट कॉलर ने ज्वाइन कर लिया है। हमारी नेक्स्ट कॉलर है आयशा, जिनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से और उनकी एज है 28 ईयर्स। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। थैंक यू वेरी मच आयशा, आपने हमें मीका के लाइव इवेंट के अंदर ज्वाइन किया है और आज आप हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने आई हैं। प्लीज गो अहेड और बताएं कि आप हमसे क्या शेयर करेंगी। मैं अपनी स्टोरी शेयर करना, माशाल्लाह मैं 2 बेटी और मैं काम करती हूँ। अपनी स्टोरी ये शेयर करना चाहूँगी जो थी ने मेरे इन लॉज ने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, मतलब बिल्कुल इनकरेज नहीं किया। जिस तरह मेरी स्मूथ गई लेकिन चीज़ें थोड़ी शुरू, डिलीवरी थोड़ी सी डिले हो गई। लॉज ने मुझे सुनाना शुरू कर दी, डॉक्टर के पास साथ क्या प्रॉब्लम है, या इस तरह की सारी चीजें जाहिर सी मुझे सुनने के लिए काफी पेन थी। और सारी बातों की वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, जिसकी वजह मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। एक बहुत प्यारी बेटी को, लेकिन उसके बाद भी ने की बातें रुकी नहीं, वो मुझे उसी तरह बातें सुना, उसी तरह रोती थी। दुख था कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं करे किसी चीज में, ने अपनी जॉब बिल्कुल। अच्छा आयशा, आपकी थोड़ी सी आवाज हमें कट के आ रही है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपका आई डोंट नो ये हमारी थोड़ी साइड पे प्रॉब्लम है नेट का या आपकी साइड पे, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी स्टोरी और रिपीट करूंगी अपने ऑडियंस के लिए। आयशा बेसिकली एक जो है वो हाउसवाइफ हैं और उनके आयशा आप हाउसवाइफ है सॉरी कि वर्किंग लेडी है? मैं वर्किंग लेडी हूँ। सॉरी, आयशा जो है वो बेसिकली एक वर्किंग लेडी है जिनके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। और आयशा बता रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला कि डिलीवरी के बाद जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनको डिफरेंट तरह का एक डिप्रेशन रहा और डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो कि बड़ा कॉमन है हमारे पाकिस्तान की फीमेल्स में, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे में से इस पे कोई बात नहीं करता, इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो आयशा ने बेसिकली डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो था उसको फेस किया, उन्होंने अपने इन लॉज की बातों को फेस किया। उनके हस्बैंड भी जो थे उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सके और उनको बहुत ज्यादा इश्यूज आए कोप अप करने में अपनी फैमिली में। फिर एक न्यू बॉर्न बेबी भी था, उनका वर्क भी था, लेकिन उन्होंने वो जो 2 महीने आई गेस गुजारे घर में, वो उनके लिए वो जो सबकी बातें सबके प्रेशर, तो वो जो थी वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गई।
आयशा, यहाँ तक तो हमें थोड़ा सा क्लियर हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आपने क्या अपना वर्क दोबारा ज्वाइन किया या आप घर पे ही हैं? फिर आपने क्या किया? कि मैंने अपनी जॉब दोबारा से कंटिन्यू कर ली। मैंने अपने कुलीग से जो मेरे शेयर की और उन्होंने मुझे समझते हैं, उनको एहसास है। यही डर था कि मेरे इन लॉज मुझे तरह के सवाल उठाएंगे, तो मैं या कुछ होता था तो मैं अपने फ्रेंड्स शेयर करती हैं जो मुझे समझते हैं। बिल्कुल। तो फिर आयशा ने जो थी अपनी जो अपनी जॉब थी, अपनी वर्क प्लेस थी, वो दोबारा से ज्वाइन की और वहां पे उनके फ्रेंड से जो कलीग थे उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया और आई गेस अब आयशा आप काफी हद तक आपने अपने उस डिप्रेशन और एंजाइटी को ओवरकम कर लिया होगा। काफी हद तक। ये तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। हम आपके लिए दुआ भी करेंगे और हम आपको सजेस्ट भी करेंगे आगे। हमारे पास आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ चुकी हैं। हम आपको बताएंगे भी कि कौन सी वर्कशॉप्स ऐसी हैं जो कि आप लें और आपको जो हेल्प कर सकती हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के साथ फाइट करने में और अपने फैमिली स्पेशली अपने इन-लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर। और आयशा, आप मुझे लगता है बहुत बहादुर खातून है, इसलिए आपको बिल्कुल आपके मुंह से मुझे पता है ये बातें आपको बिल्कुल हमें कहने की जरूरत नहीं है। आपने इतना फाइट बैक किया है और वी आर श्योर कि आप आगे भी फाइट बैक करेंगी। और अच्छा, हमारे पास एक छोटी सी गेम है जो कि अभी हम सबके साथ खेल रहे हैं। हम आपको अभी एक पिक्चर दिखाएंगे, आपने हमें बताना है कि आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है। मुझे एक गाड़ी नजर आ रही है। आपको एक गाड़ी नजर आ रही है। अच्छा आयशा, ये देखिएगा, एक लाइन है और एक इसका अगला है, ये 3 लाइन्स है। आप हमें बता सकती हैं इन तीनों में से जो पिछली लाइन थी वो कौन सी थी? आई गेस इट्स ए। इट्स ए, बिल्कुल ठीक हो गया। आयशा ने भी हमें बता दिया है इसका जवाब। थैंक यू सो मच आयशा फॉर कॉलिंग अस टुडे। इंशाल्लाह वी विल गेट बैक टू यू और आई होप के आपको अल्लाह ताला इस डिप्रेशन में, इस हार्ड टाइम में निकलने में अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। जी, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने अगले मिथ की तरफ। ये मिथ वो मिथ है जो मेरी बड़ी फेवरेट मिथ है, जिसमें मैं अब बहुत बात करना चाहूंगी। अब मुझे लगता है पाकिस्तान के आधे अवाम की ये फेवरेट मिथ है। कोई गेसेस है? नहीं नहीं, चलो मैं बताती हूँ आपको। लोग क्या कहेंगे? सबसे पॉपुलर मिथ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर मिथ। अच्छा ओके, अम्मी मैं शादी करना चाहती हूँ। लोग क्या कहेंगे? अच्छा अम्मी मैं आगे जाके मैं मेडिकल नहीं, मैं फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती हूँ। लोग क्या कहेंगे? ओ अम्मी मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। लोग क्या कहेंगे? अच्छा अब्बू जो है मैं अपनी पसंद से जाके शादी करके और अपने बच्चों के साथ अगले घर में रहना चाहता हूँ। ओ लोग क्या कहेंगे? आपको छोड़ दिया। एवरीथिंग एवरी टाइम लोग क्या कहेंगे? और मुझे लगता है कि पता नहीं लोग जो होते हैं ये बस कुछ कर ही नहीं होते। लोग एग्जैक्टली लोग क्या कहेंगे? हर बात आप देख रहे हैं लोग क्या कहेंगे। अब देखिए एक पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा हम अभी जो कॉमन इशू देखते हैं हम ये देखते हैं कि बहुत सी मिसमैच्ड मैरिजेस या जो फोर्स्ड मैरिजेस हैं उनका एक बहुत बड़ा जो ताल्लुक है वो इस लोग क्या कहें से। आप ये देखेंगे जैसे थोड़ा सा हम देख रहे हैं लिटरेसी रेट भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं माशाल्लाह फीमेल्स, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी जो है इक्वल हो गई है ऑलरेडी और या बहुत कम डिफरेंस रह गया 49-51%। तो जाहिर है कि फीमेल्स जब ज्यादा आ रही हैं तो वो पढ़ भी ज्यादा रही है। जब वो ज्यादा पढ़ भी रही हैं तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि एक डिवाइड आ रहा है, गैप आ रहा है मेल्स की एजुकेशन और फीमेल्स को लेके। अब उस सिनेरियो में बहुत दफा ऐसा होता है कि फीमेल्स, जहरी बात है, जब अच्छे उनको रिश्ते या जो वो जहाँ उनकी फैमिलीज उनकी करना चाहती है जब वो नहीं मिलते तो फीमेल्स पढ़ती चली जाती है, वो अपना करियर बनाने पर फोकस करती है। और जब वो करियर बना लेती हैं और फिर जब उनकी शादी नहीं होती तो हर दफा उनको यही सुनने में मिल रहा होता है कि शादी नहीं हुई है तो पता नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी। और इस शादी ना होने के प्रेशर में बहुत दफा उनकी शादी ऐसे लोगों से कर दी जाती है जो एजुकेशन में उनसे कम होते हैं,
जो बहुत सी स्टेटस में उनसे कम होते हैं और दे आर बीइंग फोर्स्ड टू लिव विद देम, और विदाउट ये सोचने में कि क्या वो शख्स बस शादी कर लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाँ क्या वो खुश रह सकेंगे, उनमें कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि देखिए अगर आपका कोई एक पार्टनर भी कम है तो डेफिनेटली उसमें कॉम्प्लेक्स आता है। और मेल्स के अंदर स्पेशली थोड़ा सा ये चीज है कि उनके अंदर वो किसी अपनी बीवी की डोमिनेंस नहीं लेते, और ये उनको लेनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज इस्लाम जो है वो मेल को एक तरीके से उसने अपर हैंड दिया, गिविंग द इक्वल राइट्स टू बोथ, लेकिन सही मतलब कफालत जो है वो मर्द की जिम्मेदारी दी गई है। तो उस सेंस में मर्द जो होता है वो थोड़ा सा इगोइस्ट होता है कि यार मेरा घर जो है वो मुझसे चलना चाहिए, मेरी बीवी ना चले। लेकिन अब जाहिर है कि जो खातून इतना पढ़ लिख गई है वो आपके पास घर में तो नहीं बैठेगी, डेफिनेटली वो चाहेगी कि वो जाके काम करे, और फिर इस पे एक थोड़े से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, या उसकी सैलरी ज्यादा होती है उसकी कम होती है, इस पे मोस्टली हम आर्ग्यूमेंट्स देख रहे होते हैं, और फिर एक इस तरह जिंदगी गुजर जाती है। और वो जो लोग हो रहे होते हैं वो फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ऐड करना चाहूंगी कि वो हमें होते कि कुछ बॉक्सेस टिक करने हैं, जिस तरह कि अगर एक शादी का बॉक्स है तो उसको बस टिक करना है, इट डजंट मैटर कि वो शादी कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं हम देख रहे, हम मेंटल है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई बक्सा नहीं टिक करे, हम जस्ट शादी को टिक करें बिकॉज लोग क्या कहेंगे ये घर पे है, ये 28 साल की है, 30 साल की और ये घर पे है, लोग क्या कहेंगे। हाँ, और फिर अगर आप एक और ऐसे मजे की चीज है कि आप ना अक्सर ना शादियों पे जाते होंगे, आप शादी पे जाके एक चीज ऑब्जर्व करें, सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होगा, लोग बड़े खुश हो रहे होंगे, डांस हो रहा होगा, बड़ा अच्छा स्टेज होगा, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए होंगे, कपड़े बड़े अच्छे होंगे, सब होगा, एक कोने में 2 आंटियां और एक अंकल खड़े होंगे और वो सारी शादी को ना क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे होंगे, क्रिटिक्स बने हुए होंगे, और वो वहां पे कह रहे होंगे कि जी बहुत इन्होंने अच्छी शादी कर ली, हाँ जी जी जी, अच्छा खाना भी बड़ा अच्छा है, वाकई वाकई अच्छा खाना, अच्छा लोग भी काफी बनाए, लोग भी काफी बनाए, लगा दिए होगा कोई 10-20 लाख, हाँ लगा दिए, महंगे पार्लर से तैयार हो गया, सब कुछ अच्छा लग रहा है, हाँ, लेकिन दूल्हा खुश नहीं है। और ये मुझे कभी समझ नहीं आती कि ये कैसे पता चल जाता है उनको उसकी शक्ल देख के क्यों दूल्हा क्यों खुश नहीं है, लेकिन खुश नहीं है, लेकिन खुश नहीं है, देखा मुझे लगना चाहिए कि खुश नहीं है सारे। तो प्लीज ये सोशल टैबू को तोड़ें कि लोग क्या कहेंगे। बहुत दफा अपनी जिंदगी के बहुत से सही फैसले सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी हम बार-बार शादी और ये चीज इसलिए करें क्योंकि हमारी सोसाइटी इस टाइम हमारे साथ फोकस इन्हीं चीजों पे होता है। अगर आप देखिए हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसेंशियल्स देखें तो मेरे ख्याल से नंबर 1 एसेंशियल चीज हमारी लाइफ में यही है, और जिसमें हमारे साथ लाइफस्टाइल से भी इसके अराउंड मूव कर रहा था, तो ऑब्वियसली इसलिए ये वजह है कि हम इसको सिलेक्ट करें। लेकिन और सब चीज आपने डिग्री की बात की, डिग्री की बात की आपने बहुत अच्छी, आर्ट्स वाली वो भी इसी तरह के हम अपने बहुत से स्टूडेंट्स को सुनते हैं जो आके हमें ये बता रहे होते हैं कि हम ये नहीं बनना चाहते थे, वी वर फोर्स्ड इन दिस, या बहुत दफा ऐसा होता है कि मेडिकल के अंदर एमबीबीएस में बच्चों का नहीं होता, वो आ रहे होते हैं और उनको डिप्रेस्ड होते हैं, हालांकि सिर्फ उनको डिप्रेस होने की मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आ रही होती है कि आप डिप्रेस हो, लेकिन प्लीज हमें सोशल टैबू से हमें निकलने की जरूरत है कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे पास कोई शायद नेक्स्ट कॉलर आ गई है, मैं हमेशा क्या आप मुझे कंफर्म करेंगे? अब आप पहले कनेक्ट करें, अगर वो ओ ये फिर सोफिया आप सोफिया के साथ चले मैं 1 मिनट देखती हूँ। सोफिया इज बेसिकली फ्रॉम लाहौर और सोफिया की एज है 34। अस्सलाम वालेकुम सोफिया, क्या आप हमें सुन सकती हैं? वालेकुम सलाम जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी जी आप फाइनली सोफिया ने आपकी कॉल हमें आपकी आवाज आ रही है, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच सोफिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया और आप हमारी आज की सबसे परसिस्टेंट कॉलर है, इस वजह से आपको हम एक गिफ्ट हैम्पर जरूर भेजेंगे और हम आपको एक फ्री वाउचर देंगे अपनी वर्कशॉप में। माशाल्लाह आप उस वक्त से हमें ट्राई करी थी और शायद इंटरनेट की वजह से आपके साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो सोफिया यस मैम, आपका अपनी स्टोरी शेयर करें कि आप हमें क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके बोल सकूं।
अच्छा, मैं आपसे अपनी स्टोरी इसलिए भी शेयर करना चाहूंगी क्योंकि ये जो इशू है ये पाकिस्तान की बहुत सी मिडिल क्लास फैमिलीज का की जो लड़कियां हैं ये उनका इशू है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती हैं इस वजह से। जैसे कि मैं हूँ, मैं 34 इयर्स की हूँ और मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर के तौर पे काम कर रही हूँ एक बहुत अच्छी जगह पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सैलरी पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है। तो जिस तरह के पाकिस्तानी पेरेंट्स को काफी अपनी बेटियों की शादी के लिए काफी वो फिक्रमंद होते हैं, परेशान होते हैं, ऐसे ही जो मेरे पेरेंट्स भी हैं वो मेरी शादी के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, हर टाइम बहुत उन्हें फिक्र रहती है मेरी शादी की। तो मेरे टाइम टू टाइम कुछ रिश्ते भी आए और उन्होंने किसी ना किसी रीजन की वजह से कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और मेरा रंग जो है वो इतना गोरा नहीं है, और किसी ने तो ये भी कहा कि मेरा जो वजन है वो थोड़ा ज्यादा है। तो इन बातों को बेसिस बना के मुझे वो रिजेक्ट करते रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इस बात पे परेशान रहे। और उनकी परेशानी को देख के ऑफ कोर्स मुझे डिप्रेशन होता था कि देखें सब मैं रिजेक्ट हो रही हूँ, मुझे बुरा फील होता था। फिर इस वजह से मेरे क्या होता था कि मैं अपने काम पे भी सही तरह से तवज्जो नहीं दे पाती थी। लेकिन मैंने बीच में बहुत कोशिश की कि मैं पॉजिटिव रहूं, लेकिन फिर मैं कहीं जाती थी लोग मुझे मेरी शादी के बारे में पूछते थे कि आपकी 34 इयर्स हो गए हैं, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो मेरे रिश्तों के बारे में पूछते थे। तो इस वजह से जो मैं वो पीछे से जो मैंने इतनी पॉजिटिविटी कायम की थी वो सारा जो मेरी पॉजिटिविटी है वो सारी एकदम से खत्म हो जाती थी और मैं वापस उसी स्टेज पे चली जाती थी, मुझे वापस मैं दुखी हो जाती थी। तो फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि इस तरह ये आपका कोई मेंटल हेल्थ पे आप वर्कशॉप कर रहे हैं और एक लाइव सेशन होना है। तो मैंने सोचा मैं जरूर इसमें आऊं और मैं इसमें आके अपनी स्टोरी शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है जो कि हर फीमेल जो पाकिस्तान की है वो इस चीज को फेस कर रही होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। थैंक यू सो मच सोफिया, आपने हमारे साथ शेयर किया। हम अभी बिल्कुल आपकी कॉल से पहले ये बात कर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, और इस लोग क्या कहने के अंदर हमने ये बात बिल्कुल डिस्कस की थी। डेफिनेटली हम आपकी शादी को नहीं करा सकते लेकिन लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम कनेक्ट कर पाए आपको राइट लोगों से जो आपको सपोर्ट दे सके, जो आपका वो कॉन्फिडेंस जो कहीं लूज कर जाते हैं हम इस प्रोसेस में, जब लोग हम पे इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली माशाल्लाह यू आर टेलीकॉम इंजीनियर और जिसमें से आप सैलरी पैकेज करेंगे, और फीमेल्स जो है स्पेशली पाकिस्तान में अगर कोई इतनी यंग एज पे इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ काम कर रही है, तो डेफिनेटली कि जब लोगों को और कोई चीज नहीं मिलती तो वो आपकी वीकनेस पे बात करती है, और सबसे ज्यादा वीकनेस पे बात करने के लिए आसान ये है कि लोगों की उस चीज पे बात करें जो उनके पास नहीं है। तो आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना और आपने अपने करियर के लिए एक्सेल होना। ट्रस्ट मी, जब भी आपकी शादी लिखी होगी इंशाल्लाह उसी वक्त होनी है, ना उससे पहले हो सकती है ना उसके बाद हो सकती है, लेकिन आपने अपना वो कॉन्फिडेंस, आपने अपनी वो स्किल सेट, आपने अपनी वो जो पर्सनालिटी है वो इस प्रोसेस में कहीं लूज नहीं करनी। आपने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खत्म नहीं करना। हमारी अगली बहुत सी ऐसी वर्कशॉप्स आएंगी जो हम एक स्पेसिफिकली इस फीमेल ग्रुप के लिए भी लेके आ रहे हैं कि वो किस तरीके से ये लोगों को कह सके या बोल सके कि वी आर नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो हम उसमें भी एक चीज लेके आएंगे, आप उसमें आपके हमारे पास डिटेल्स आ गई, हम आपको जरूर आपके साथ कनेक्ट करेंगे और हम आपको जरूर उसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो हमारे सेशंस अटेंड करें, हमारी वर्कशॉप्स लें, आई होप कि आपको उसमें बहुत फायदा होगा। अब सोफिया हम एक छोटी सी गेम जी इंशाल्लाह। हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे और आपने हमें बताना है कि आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है। जी सोफिया, नजर आ रहा है आपको? ये बड़ी काली सी पिक्चर है। जी मुझे नजर आ रहा है। ये वैसे मुझे समझ नहीं आ रही क्या मुझे कोई बोट लग रही है। बस ठीक है। अच्छा और ये लाइन आपके ख्याल में इन तीन लाइन से किसी लाइन की वो कौन सी? ये बी है। बी। चलिए थैंक यू सो मच सोफिया, आप हमारे लाइव इवेंट देखते रहे, हम एंड के ऊपर अपने सारे आंसर्स बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी एंड इट वाज रियली अ वेरी बोल्ड मूव कि आपने आके आपने ये बात की है, आपने बताया है, शेयर किया है जो पाकिस्तान की वाकई इस वक्त आधी से ज्यादा लोगों का मसला शादी है और जो बाकी आते हैं उनकी औलाद।
दो मेजर इशूज है पाकिस्तान में, बाकी सारे इशूज अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और या तो शादी क्यों नहीं हो रही, और या औलाद क्यों नहीं हो रही, और अगर औलाद हो रही है, हाँ तो या औलाद हो रही है तो बेटा क्यों नहीं है, और अगर बेटा है तो बेटी क्यों नहीं है, और अगर दोनों है तो दो ही सिर्फ क्यों है, और बेटार क्यों नहीं है, फिर अब उनकी शादियां क्यों नहीं हो रही हैं, और अब उनका क्या होगा। मुझे ये समझ आती है कि सब लोगों को ना ये दूसरे लोगों की लाइफ से अपने की बजाय उनको बस ये होता है कि किस तरीके से बस जो है ना हम लोगों को बताएं कि लोगों में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, लोगों को क्या इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी एक आई थिंक हमारे पास और पिक्चर रह गई है जो हम शेयर करेंगे। आयशा अगर आप शेयर कर दें हमारे साथ स्क्रीन पे प्लीज, जो कि मैं आप लोगों से पूछूंगी भी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम रह गया है और हमने ये करना है। अच्छा जी आयशा, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे एक टेबल जैसे साइड टेबल नहीं होता वैसा लग रहा है, जो सोफे के साथ साइड टेबल होता है, कुछ उस टाइप का डिजाइन लग रहा है। आपको यानी कि हम कह सकते हैं वॉल्स या कैंडल स्टैंड टाइप, ठीक हो गया। अब एक और मैं आप लोगों के साथ गेम करूंगी, फिर हम इसके आंसर्स के ऊपर चलेंगे। आयशा आप शेयर करेंगे? शेयर करती हूं अभी। ओके, ये आपको कुछ डेज नजर आ रही है, ठीक है। मैं हमेशा आप बता दें अगर जी, ये डेज लिखे हुए मंडे से लेके संडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। एक रो में ये सारे डेज लिखे हुए और नेक्स्ट रो में सिर्फ लिखा हुआ है फ्राइडे। आपके पास 20 सेकंड्स है और आपने हमें बताना है कि इसके आगे क्या आएगा मैम आयशा, और फिर मैं इधर आपने फ्राइडे के बाद यानी कि थर्सडे के आगे कि ट्यूसडे के आगे क्या आना चाहिए? मंडे के आगे अगर फ्राइडे है तो ट्यूसडे के आगे शायद सैटरडे होगा। नहीं आप अपनी बारे में बोलेंगे। और वेडनेसडे के आगे शायद थर्सडे होगा, थर्सडे के आगे संडे और फ्राइडे के आगे मंडे। मैं इधर आप बताएं। मेरे ख्याल से अल्फाबेटिक ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ट्यूसडे के आगे क्या आएगा? मंडे के आगे फ्राइडे, तो ट्यूसडे के आगे 10 सेकंड्स है मैम। ओके ट्यूसडे और अच्छा, और वेडनेसडे के आगे ट्यूसडे और देन थर्सडे के आगे, देन सैटरडे, फ्राइडे के आगे संडे, नहीं फिर मंडे और सैटरडे और संडे और फिर वेडनेसडे। चलिए अब हम देखते हैं कि आप लोग कितना करेक्ट है। मैम आयशा काइंडली आप आगे आगे करें। जी मैम आयशा बताएं। मंडे के आगे फ्राइडे है तो ट्यूसडे के आगे मंडे है, वेडनेसडे के साथ सैटरडे है, थर्सडे के साथ संडे है, फ्राइडे के साथ थर्सडे है, सैटरडे के साथ ट्यूसडे है और संडे के साथ वेडनेसडे है। जी तो ये इससे पता चलता है कि आप लोगों की जो माशाल्लाह कैलकुलेशन जो स्किल्स है वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और हम जो है इन कैलकुलेशन के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते आपको किसी उसके अंदर डालने के लिए। मुझे ये लगता है कि जो ये आपकी कैलकुलेशंस है इनको आप लोग जो है अपनी थोड़ी सी आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है अगर आप वाकई न्यूमेरिक और उसमें और चीज़ों में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ये हमने इसीलिए आपके साथ शेयर किया था कि आप हमें बताएं। अच्छा अब मैं आप लोगों के साथ आंसर शेयर करूंगी और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के क्या आंसर जो है वो आए हैं। चलिए मैम आयशा आपने काइंडली हमें हमारे साथ शेयर करना है अच्छा जो पिक्चर्स। जी बिल्कुल आप पिक्चर शेयर करें, मैं आपके साथ पूरे आंसर शेयर करूँ। स्क्रीन पर भी हमारे पास वो पिक्चर आ रही है क्रोकोडाइल, जो मुझे बोट नजर आई थी लेकिन कुछ लोगों को कॉल में मेरे ख्याल क्रोकोडाइल नजर आया। बिल्कुल अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर जिन लोगों ने क्रोकोडाइल देखा है तो क्रोकोडाइल का मतलब ये है कि वो लोग जो है वो जिंदगी की बिगर पिक्चर्स को देखते हैं, और वो लोग वो है जो छोटी छोटी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो ज्यादातर नेचर पे जो है ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं और वो चीजों की ओवरऑल इम्पोर्टेंस देखते हैं, ठीक है, और वो ज्यादातर अपने बड़ी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन इन बड़ी चीजों पर फोकस करना बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों माशाल्लाह आपने क्या मेरे आपने रिपोर्ट देखी मैं आयशा ने क्रोकोडाइल देखा था, उन्होंने क्रोकोडाइल देखा था। तो इसमें ये है कि आप वो लोग हैं जो बिगर पिक्चर देखते हैं जिंदगी की, ये बहुत अच्छी बात है, बिगर पिक्चर
बहुत छोटी चीजों पे भी डिटेल्स से भी करने की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल आप बहुत विजनरी लोग हैं। अब जिन लोगों ने बोर्ड देखी थी, और ये जो क्रोकोडाइल वाले लोग हैं ये बहुत प्रैक्टिकल लोग भी हैं। अच्छा, और ये ज्यादातर रिस्क नहीं लेते। अच्छा, ये मैम आयशा को बिल्कुल सही बात है कि मैं खुद इसको सेकंड ईयर से मैम आयशा इज वेरी प्रैक्टिकल, और मैम आयशा बिल्कुल रिस्क नहीं लेती है, वो बड़ा कैलकुलेटेड करती है। अब जिन लोगों ने बोर्ड्स देखी थी उनका मतलब ये है कि उनकी बहुत गुड आई है फॉर द स्मॉल डिटेल्स, और वो ज्यादातर जो चीजें हैं वो इवन छोटी छोटी डिटेल्स के अंदर भी वो नोटिस करते हैं, और वो ज्यादातर उनको यूनिक और वो उसी को देखते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कभी कभी इतना ज्यादा उन छोटी डिटेल्स और फाइन डिटेल्स में जाते हैं कि वो बिगर पिक्चर को भूल जाते हैं, और फिर ये मसला आता है वो इतने परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं कि उनका काम खत्म नहीं होता टाइम पे। और बिल्कुल मैम बिल्कुल इसलिए ये मैं आप ट्रस्ट मी, ये मैम इतनी ज्यादा चीजों की माशाल्लाह परफेक्शनिस्ट होने में जाती है, छोटी छोटी फाइन डिटेल्स में जाती है कि अल्टीमेटली जो हमारी टाइमलाइन होती है वो पास हो जाती है, और फिर इनको डांट पड़ी होती है कि खुदा के लिए आपने इस असाइनमेंट को खत्म करना था, बेशक जैसे कि अभी गेम में भी हो। तो ये बेसिकली हमारी जो आप में से जिन व्यूअर्स ने हमारा क्रोकोडाइल देखा है उसका मतलब ये है, और जिन लोगों ने हमारी पहले बुक देखी है उसका मतलब ये है। अब आपने हमें अपने फीडबैक में जरूर बताना है कि कितने % लोगों को ये वाला जो जवाब है वो बिल्कुल उनका ठीक मिला है। चले, अब हम चलते हैं अपनी अगली पिक्चर की तरफ। तो मैम आयशा, आपने अगली पिक्चर में पहले क्या देखा था? मुझे एक्चुअली इस पिक्चर में कोई फेस, और मैम इधर आपको पिलर नजर आया। चल, पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो लोग जिन्होंने पिलर पहले देखे थे, तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने कंफर्ट को और सिक्योरिटी को मोस्ट ऑफ द थिंग, और वो जो है वो बिग गोल्स को अकम्प्लिश करते हैं लाइफ में, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि बिग गोल्स पर जाने के लिए उन्हें अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना होगा। और ये बहुत ज्यादा साइन है कि वो ज्यादातर ड्रीमिंग योर गोल्स पे तो फोकस करते हैं, लेकिन वो उस कंफर्ट जोन से क्योंकि आने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल काम नहीं कर पाते, तो वो होंगे नहीं। तो ये सही है, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे रट और रूटीन पसंद है। मुझे रूटीन और अपना कंफर्ट बहुत पसंद है, और अगर मुझे चेंज चाहिए होता है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। मुझे उसको लिख के मुझे उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। बाकी मैं कंफर्ट जोन से इतनी जल्दी ईज ऑफ नहीं होती, और इसी वजह से फिर आप अपना बिगर गोल अचीव नहीं कर पाते। बिल्कुल मुझे बहुत टाइम लगता है, जिससे आई एम वर्किंग ऑन इट। ओह, ये मैम तो आपको भी वर्कशॉप लेने की जरूरत है। अच्छा, अब देखते हैं मैम आयशा, जिन लोगों ने लोग देखे थे पहले, उनका क्या मतलब है? उनका मतलब ये है कि जी ये फ्री स्पिरिट है, वो अपनी करंट सराउंडिंग्स को किसी वक्त भी छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। लाइफ उनके लिए हार्डली उनको डर नहीं लगती। वो ज्यादातर वो जो है इनक्रेडिबल लोग हैं जो कि एडवेंचर्स देख रहे होते हैं, जो क्यूरियस होते हैं, जो काइंड सोल होते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। वो माहौल के साथ जो है वो बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। और वो जो होते हैं ना, राइट कम्स टू द सेटल डाउन के वाले जो लोग होते हैं कि बस ठीक है यार, अब हमें ये गो विद द फ्लो, ये प्रॉब्लम आ गई, ये सिचुएशन आ गई, कम ऑन लेट्स गेट। और मैं ये आपको बताती हूँ, मैम आयशा बिल्कुल वेरी ट्रू। तो मैम आयशा, आपको अभी तक कैसा लगा? ठीक है, अभी तक तो दोनों मेरे आंसर जैसे हैं। तो अब हम आप लोगों से भी जरूर फीडबैक में सुनना चाहेंगे कि क्या वाकई ही आप लोगों को भी जो आंसर्स हैं, आपके एग्जैक्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे पास निकल रही है या नहीं निकल रही। अच्छा जी, अगली पिक्चर वो लोग जिन्होंने पहले ओल्ड मैन देखा था। आई थिंक वो जो बच्चा आया था उसने भी ओल्ड मैन देखा था, और मेरा ख्याल है कि वो जो आप लोगों ने तो फीमेल देखी। अच्छा, जिन लोगों ने पहले कोई बंदा देखा था, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं दूसरों को, क्योंकि वो पहले क्योंकि ओल्ड मैन को देख रहे तो वो ये पॉइंट करता है कि वो अपना राइट साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा यूज करते हैं। वो अपना जितना भी काम कर रहे होते हैं, जितनी भी उनकी थिंकिंग डिसीजन मेकिंग होती है, वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन होती है। उनकी वो लेफ्ट साइड जो होती है वो कम होती है। जो अब क्योंकि वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन कर रहे हैं अपना ज्यादा यूज, तो वो दे आर मोर क्रिएटिव, वो ज्यादा आर्टिस्टिक होंगे, वो ज्यादा एम्पैथेटिक होंगे, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो लोगों से इवन वो जो उनकी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर भी वो ज्यादा इमोशंस को ज्यादा उस चीज को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो और मुझे लगता है क्योंकि वो बच्चा जो था, आई थिंक वो ब्रोकन फैमिली से भी था, तो वो बड़ी हद तक वो जो था सेंसिटिव और इमोशनल भी था, तो वो देखें काफी हद तक उसकी ट्रेड्स के साथ वो रिलेट भी कर रहा है। अच्छा, अगर आप लोगों ने वुमेन देखी है तो जनाब उसका क्या मतलब है?
जो बेसिकली जिन लोगों ने विमेन देखी है पहले, उसका मतलब ये दे आर मोर एनालिटिकल, वो लॉजिक देखते हैं, वो इमोशंस पे कम डिसीजंस कर रहे होते हैं, वो बड़े कैलकुलेटेड होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं कि वो लोग अपना लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। और आपको जैसे पता है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो ज्यादा लॉजिक एनालिटिकल सीक्वेंस से वो उसके साथ यानी कि वो कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने पीछे उसके और से। अच्छा, लेकिन एक और चीज जो है सिर्फ इसमें इन लोगों के लिए एक चीज है खाली, आप लोगों के लिए एक टिप इसमें ये है कि आपकी ट्रेड तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि आप इसमें ना आप लोग बहुत दफा इतनी लॉजिकल और एनालिटिकल हो जाते हैं कि आप लोगों पे बिलीव करना छोड़ देते हैं और आप उन पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर नहीं पाते। तो इसलिए कभी भी ऐसे मत करें कि अपने आप को लोगों से शट ऑफ ना करें। इस लॉजिकल सीक्वेंसिंग के अंदर या एनालिटिकल होने के लिए क्या आप अपना लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इतना ज्यादा यूज कर रहे होते हैं कि आप इमोशंस को बिल्कुल साइड में कर देते हैं। तो जब आप इमोशंस बिल्कुल साइड ऑफ कर देंगे तो फिर आप कई दफा गलत डिसीजंस भी कर लेंगे, अपने राइट जो लोग होते हैं उनको खो देंगे। जी मैम आयशा, आप नेक्स्ट पिक्चर पे आप क्या देखें? इसमें मैंने कार देखी थी। अच्छा, एक जो है दो इसमें थी, या तो कुछ लोगों ने हमें बताना था कि उन्होंने गाड़ी देखी है, या किसी ने हमें बताया था कि उन्होंने कोई शख्स देखा जो कि बाइनोकुलर जो है वो यूज कर। आई थिंक ये हमारा किसी ने इसमें नहीं, हमारी जो थी उन्होंने कार ही देखी थी। अच्छा, अब ये लोग जिन्होंने कार देखी है ये फ्रीडम पे बिलीव करते हैं और ये बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग और बहुत ज्यादा ये तो मेरे भाषा में बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा और ये इनकी एबिलिटी ये होती है कि ये बेसिकली कोई भी एडवेंचर आ गया, कुछ भी आ गया और वो जो है अपनी लाइफ को अपनी फेस पे लेते हैं और वो तैयार होते हैं उस लाइफ में उस जर्नी पे जाने के लिए, और अदरवाइज ट्रैवलिंग वगैरह और ये सब भी बड़ी होती है। आई थिंक अगर शायद हमारे दूसरी टीम मेंबर भी होते तो शायद वो भी उसको भी अच्छा, और जो नेक्स्ट चीज ये है कि जिन लोगों ने मैन विद बाइनोकुलर देखा तो उसका मतलब उनका मतलब है वो ज्यादातर एनालिटिकल लोग हैं जो बिगर पिक्चर पे देखते हैं और वो डिसरिगार्ड वो माइनर डिटेल्स को छोड़ देते हैं और वो विजुअल लर्नर है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पिकअप करते हैं और वो क्या करते हैं कि ना वो ज्यादातर ना विजुअल लर्नर है, वो विजन से पिक्चर से वो अपनी ग्राफिक्स को देख के और उसके अंदर वो एक एफर्ट बना, अदरवाइज उनको ना स्मॉल डिटेल्स के लिए ना अटेंशन पे उनको एफर्ट करनी पड़ती है, इसलिए वो विजुअली ज्यादा। लेकिन ये भी बड़े लोग खतरनाक होते हैं, विजुअल मेमोरी इतनी अच्छी होती है उनको हर चीज याद हो जाती है। तो नेक्स्ट हम अगले चलते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक या तो किसी ने स्कल पहले देखा होगा या किसी ने विमेन पहले देखी होगी। आप लोगों ने पर्सन है और एक जो था स्कल, आई थिंक उन्होंने किसी ने तो हमें ये कहा था कि लेकिन ये स्कल लग रहा है, शायद बैकग्राउंड ज्यादा है तो मे बी वो कर नहीं सकी। जिन लोगों ने स्कल पहले देखा है तो इसका मतलब ये कि वो लोग इस वक्त अपनी जिंदगी की किसी हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं और उनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है और वो कहीं पे फंस गए हैं या किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं और उनको कोई वे फॉरवर्ड जो है वो नहीं मिल रही है और उनको लगता है कि उनके बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं जो भी उनके रास्ते में, उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह। लेकिन उनको लोगों को ये याद रखने की जरूरत है कि वो उनको स्ट्रॉन्गर होने की जरूरत है क्योंकि एवरी ऑब्स्टिकल आहिस्ता आहिस्ता जो होते हैं वो इस चीज से निकल जाते हैं। और जिन लोगों ने विमेन पहले देखी है तो उनका बेसिकली ये है कि वो डिफेंसिव पोजिशन पे क्योंकि आपने देखा वो विमेन भी डिफेंसिव पोजीशन पे बैठी हुई है तो वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव पोजीशन पे रहते हैं और वो ज्यादातर जो है एक ही चीज को दोबारा अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं और अगर वो कोई भी फील फिजिकली या इमोशनली वो इस वक्त ड्रेन्ड ऑफ है। लेकिन इसी वजह से उन्होंने क्या किया है कि अपनी उनके कोई रिग्रेट्स है अंदर, उनकी कोई गिल्ट्स है, लेकिन उन्होंने डिफेंसिव पोजीशन लाइफ में ली है और अगर उनको कोई भी गलत काम से होता है तो वो बहुत जल्दी गिल्टी फील करते हैं, बहुत जल्दी रिग्रेट फील करते हैं, वो डिफेंसिव में आता है। तो ये बेसिकली उसके अंदर है। नेक्स्ट पिक्चर है, लास्ट पिक्चर में अगर मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने कैंडल देखा और एक उन्होंने फेसेस देखे। तो अगर किसी ने फेसेस देखे तो इसका मतलब है कि ये जो लोग फेसेस देखते हैं वो बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है, पीपल ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा सोशल है और हर वक्त उनका माइंड जो है लोगों में है और वो ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, तो सोशल अपनी उससे ले रहे होते हैं और लोगों के वो पार्टी ऑफ द सेंटर ऑफ द पार्टी बनना चाहते हैं। और अगर किसी ने कैंडल स्टिक देखी है पहले
इसका मतलब ये कि वो इंट्रोवर्ट लोग हैं, वो इतनी जल्दी लोगों पे खुलते नहीं है। लोग जो होते हैं उनके माइंड पे इतने ज्यादा नहीं होते, वो इनका अपना कंफर्ट जोन होता है। वो जिन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ चीजें शेयर करते हैं, वो हर किसी के साथ अपनी चीजें शेयर नहीं करते। और वो लोग जो होते हैं वो ज्यादातर बेसिकली इंट्रोवर्ट ज्यादा है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा वो लाइन्स हाँ जी, तो लाइन्स के अंदर मोस्टली लोगों ने हमें बी कहा, लेकिन असल में ये सी है। द राइट आंसर इज सी। अच्छा मैम इधर आप सी कहते कहते आपने बी कह दिया, क्यों? अच्छा मैंने पहले सी सोचा था, लेकिन मैंने सोचा कि दो लोगों ने बी कहा तो मैं भी और मैंने आंसर चेंज कर दिया और ये देखें अभी जो हमने बात की थी सोसाइटी का इम्पैक्ट, ये बेसिकली सैड है। लोग क्या करेंगे, ज्यादातर पीयर इन्फ्लुएंस, ज्यादा लोग जो है वही कह रहे हैं, बस मैंने भी वही कह रहे हैं। ज्यादा लोग अगर गलत जा रहे हैं तो मैंने ये है वो जिसको हमने ब्रेक करना है, क्योंकि दुनिया अभी ये कर रही है तो यही होगा। इसलिए भी हम अपने रिलीजन के अंदर भी ये करते हैं, बचपन से हम जो बातें सुनते आते हैं, हाँ क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू ने ये किया था, उन्होंने खत्म दिलवाया, मुझे भी खत्म ही दिलवाया। मेरे अम्मी अब्बू ने कोई गलत काम तो मैंने भी वो कर दिया। नहीं कि आपके 4 फोर फादर से ये करें, तो हम स्टडी नहीं करते, हम रिसर्च नहीं करते। इसकी वजह से हम कभी भी इस मेंटल स्टिग्मा को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते। और एंड के ऊपर हम आपको अपना एक मैसेज देना चाहते हैं। आई होप आप लोगों ने आज का इवेंट हमारे साथ एंजॉय किया होगा। आप अपने आंसर्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम देखेंगे कि कितने लोगों की पर्सनालिटी जो इस तरीके से निकली है। और मैं आयशा आपसे पहले हम मैसेज ले लेते हैं, फिर नावितर आपसे लेते हैं और फिर फाइनल में अपने वर्ड्स के। मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा स्पेशली पाकिस्तान में ब्रेक करने का सबसे पहला जो की है वो ये है कि पहले आप खुद एक्सेप्ट करें अपने सिम्टम्स या साइंस जो भी आ रहे हैं, अपने स्ट्रेसेस जो हैं, स्ट्रेस है उनको एक्सेप्ट करें कि वो आपकी लाइफ में है। सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी की है। जब तक खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई और भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो भी नहीं समझ सकेगा। आप खुद एक्सेप्ट करेंगे और किसी और को अपने इमोशन शेयर और फीलिंग्स करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आगे समझ सकेगा आपकी फीलिंग्स। और बाकियों को भी मेरी ये है रिक्वेस्ट कि वो भी अगेन एक्सेप्ट करें कि ये इश्यूज हैं हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिफरेंट टाइप के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी पॉइंट इन टाइम पे लाइफ में कोई ना कोई हमें थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इशू हो। बिल्कुल जी करेक्ट। मैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये कहना चाहूंगी कि साइकोथेरेपी और साइकियाट्रिस्ट बहुत डिफरेंट होता है। हर दफा हर चीज का आंसर पिल्स ही नहीं होता या आपकी फार्माकोथेरेपी ही नहीं होती। आपको कभी कभी साइकोलॉजिकल थेरेपी चाहिए होती है, जिसमें जस्ट टॉकिंग इट आउट कैन बी अ थेरेपी फॉर यू। तो इट्स नॉट साइकोलॉजी और साइकियाट्रिस्ट के वर्ड में डिफरेंशिएट करें, ताकि आप अपने मेंटल स्ट्रेसेस को बेहतर एवेलुएट कर सकें। और एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हर वो शख्स जिसे किसी ना किसी मेंटल हेल्थ के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत है या हेल्प की जरूरत है, वो पागल नहीं है। प्लीज इस शेमिंग को खत्म करें, इस मेंटल स्टिग्मा को तोड़ें कि हर वो शख्स जिसे सपोर्ट चाहिए या जो किसी की हेल्प मांग रहा है, जो किसी से कुछ अपनी किसी कोई कथारसिस कर रहा है, वो पागल है, वो पागल नहीं है। ये ट्रस्ट में पागल लोग जो है वो पागल खाने में है। और ये हमारे इर्द गिर्द वो तमाम वो कॉमन लोग हैं जिन्हें आपकी और मेरी जरूरत है इस इशू से लड़ने के लिए, कम बैक करने के लिए। क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है कि ऑल्दो हर शख्स को उसमें से निकलना खुद ही है, लेकिन उसे सपोर्ट रिक्वायर्ड है। और हमें और आपको मिलके इस मेंटल हेल्थ स्टिग्मा को ब्रेक करना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोग बात नहीं करते। हम लोग उन टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाहते, अपने इमोशंस को शेयर नहीं करना चाहते। हम अपने ईगोइज्म में, अपनी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश में कभी भी हेल्प नहीं मांगते। प्लीज ब्रेक दिस स्टिग्मा। हमेशा याद रखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा ये जो महफिल का कॉन्सेप्ट था, मस्जिद का कॉन्सेप्ट था, जो बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे मस्जिद में 5 वक्त लोगों की बात सुनते थे, उनके ख्वाब सुनते थे, तो इसी वजह से था कि टू स्पीक, टू गेट ऑल द थिंग्स आउट ऑफ योर हेड एंड माइंड, कि वहाँ कथारसिस हो, कोई शायद आपको अच्छा मशवरा दे दे या सही डायरेक्शन दे दे, जो शायद आप गलत सोच रहे हो वो आपको न्यूट्रल कर दे, वो आपको सही बता दे। क्योंकि हर दफा आप जैसे सही नहीं हो सकते, इसी तरीके से आप हर दफा गलत भी नहीं हो सकते। तो प्लीज हमारा मीका की टीम का मैसेज आप लोगों के लिए सिर्फ ये है कि लेट्स ब्रेक दिस मेंटल हेल्थ स्टिग्मा टुगेदर, एंड द ओनली वे फॉरवर्ड इज वी हैव टू टॉक
talk and talk. So come on, let's talk. Thank you very much and take care of yourself. और अगले अपने इवेंट में हम फिर आपके साथ किसी दिन आएंगे और आपको बहुत ज्यादा अपनी जबरदस्ती वर्कशॉप्स में भी खुशामदीद कहेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।